बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एक्सप्रेस। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं। नई सुबह का आगाज कर चुके हैं। मैं भी अपने बेड्स के अंदर ही आज एक तो चूंकि वीकेंड भी नज़दीक लग गया, दूसरा बारिश का मौसम है, इस वजह से भी खैर इस उम्मीद के साथ कि आप साथ तो हैं। ये है इमरान हसन। ये है इमरान हसन। उम्मीद करते हैं जी बिल्कुल मज़े में है। मौसम की बात करें, बारिश बहुत ज़्यादा है। बहुत दिनों बाद स्कूल्स खुले थे, लेकिन फिर आज बारिश हो गई सुबह सुबह। तो तमाम बच्चे जो स्कूल जाने की तैयारी में थे, वैसे तो कोई तैयार नहीं था। कल भी मेरे नेफ्यू सारे बच्चे बातें कर रहे थे कि अल्लाह करे एक हफ्ता और एक्सटेंड हो जाए। बहुत सारे ऐसे बच्चे दुआ कर रहे थे, बहुत सारे बच्चे उदास भी थे कि स्कूल नहीं खुल रहे। तो आज बारिश ने, तो बच्चों के लिए जो बारिश है वो हकीकी तौर पे अब्र रहमत बन के आई है। लेकिन कल भी मैंने जिक्र किया था, बलोचिस्तान के कुछ इलाकों के लिए ये अब्र रहमत थोड़ी सी जहमत भी बन रही है। उन लोगों के लिए वंस अगैन हमारी दुआएं भी हैं। पॉलिटिकल सिनेरियोस के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी खबरें भी आ रही हैं और कल तो फिर लॉन्ग मार्च का ऐलान भी हो गया। सो ये लॉन्ग मार्च कितना लॉन्ग होगा और कब तक हो पाएगा। और दूसरी जानिब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, फवाद चौधरी साहब ने भी कल कहा कि कोई लॉन्ग मार्च की बात करता है तो कोई इस्तीफों की बात करता है। पहले डिसाइड तो कर लें कि आपने करना क्या है। और फिर कुछ जो कॉल्स लीक हो रही हैं उसके ऊपर भी कल बड़ी जिंदगी में पहली बार मैं फवाद चौधरी साहब से एग्री कर रही हूं कि पहले डिसाइड कर ले कि तुसी करना की है, फिर सानू दसो, हमें भी खबरें देने। अच्छा, बातों के तक फवाद चौधरी साहब कुछ बातें बड़ी अच्छी करते हैं। मैं अक्सर उनकी बातों को कहता हूं, कुछ बातें बड़ी अच्छी करते हैं। डिपेंड करता है कि उनकी वो बातें पॉलिटिकल सिनेरियो में होती हैं या वाकई वो ऐसा सोच रहे हैं। खैर, इन सारे मामलात पे हमने बात करनी है और कोशिश करेंगे कि आज का ये शो भी आपके लिए बाइस से ज़हमत न बने, आप एंजॉय करें हमारे साथ। हम शुरू कर लेते हैं आज के हेडलाइन से। सर्द मौसम में ड्राइंग रूम की सियासत गर्म। ऑपोजिशन का वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालिबा, अदम एतमाद और लॉन्ग मार्च के धुआंधार बयानात। क्रेडिट का चक्कर या कुछ और, बिलावल भुट्टो का पीडीएम के महंगाई मार्च के मुकाबले में 27 फरवरी को कराची से लॉन्ग मार्च करने का ऐलान। पाकिस्तानी अदलिया की तारीख का अहम संग मील, जुडिशल कमीशन ने जस्टिस आयशा मलिक की सुप्रीम कोर्ट में तकर्रुरी की मंजूरी दे दी। मुल्क में सर्दी बढ़ गई। पंजाब के तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात खत्म हो गईं। आज से तालीमी सरगर्मियों का सिलसिला बहाल। बारिशों के जोरदार स्पेल की एंट्री। मूसलाधार बारिशों ने बलोचिस्तान में तबाही मचा दी। गवादर, पसनी और केच में इमरजेंसी नाफिज। ओवर अ कप ऑफ कॉफी में हमना खालिद करवाएंगी मुलाकात सेनेटर डॉक्टर जरका तैमूर से। जेम्स वेब टेलीस्कोप का पीछा कैसे किया जाए बताएंगे वकार अहमद मलिक सेगमेंट साइंस एंड टेक में। और प्रोग्राम में कराएंगे मुलाकात लियारी की बॉक्सर फैमिली से, जिन्होंने घर को बॉक्सिंग क्लब बना लिया। जनाब, हेडलाइंस आपने जानी है। एज यूजुअल आपको पता है कि वीक का आखिरी शो है तो बहुत कुछ होगा, लेकिन अभी बात करेंगे आज की बड़ी खबर के हवाले से। लग ये रहा है कि मौसम जो जो बदल रहा है, इस तरह सियासत के रंग भी बदलने लगे हैं और बल्कि हवा बदलने लगी है, ये भी कहें। इस वक्त मुल्क भर में बारिशों से मौसम तो ठंडा है ही, लेकिन जो ड्राइंग रूम है, कहते हैं ना ड्राइंग रूम की सियासत, वो गर्म हो गई है और उसमें काफ़ी जो टेम्परेचर है वो हीट पकड़ रहा है ज़्यादा। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत एक आम इजलास हुआ। लाहौर में पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उसका आम इजलास हुआ, जबकि मुस्लिम लीग नून भी जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है इस पर लाहौर में सर जोड़ कर बैठी है। सबसे पहले हम अगर बात करें पीपल्स पार्टी की, तो सीईसी इजलास के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फॉरेन फंडिंग केस, महंगाई, स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी और दीगर मामलात पर सख्त तशवीश का इजहार किया। ज़िमनी फाइनेंस बिल के ऊपर भी उन्होंने भरपूर एहतजाज का ऐलान किया। दूसरी जानिब अगर फॉरेन फंडिंग केस की बात करें तो इस पर वजीर आजम के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। फौरी और शफाफ जनरल इलेक्शंस को तमाम मसाइल का हल करार दिया। महंगाई पर बिलावल ने दो टोक अल्फाज में वाज़ेह किया कि अवाम महंगाई से मर रहे हैं, हम मार्च तक इंतजार नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने फिर 27 फरवरी का ऐलान किया। उन्होंने पीजीएम के महंगाई मार्च के मुकाबले में 27 फरवरी को लॉन्ग मार्च करने का ऐलान किया और बताया कि ये लॉन्ग मार्च मज़ार कायद से शुरू होकर इस्लामाबाद पहुंचेगा। दूसरी जानिब मरियम नवाज ने गैर मुल्की फंडिंग से मुतालिक रिपोर्ट पर पीटीआई और वजीर आजम को खूब आड़े हाथों लिया। वजीर आजम से फौरी तौर पर
इस्तीफा देने का मुतालबा किया और इलेक्शन कमीशन को मुखातिब होकर कहा कि सिर्फ रिपोर्ट देना काफ़ी नहीं है, बल्कि अब इमरान खान और उनकी जमात के खिलाफ कार्रवाई भी की ली जाए। लेकिन साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान पहले ही फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट को अपने हक में करार देकर इसका खैर मकदम कर चुके हैं। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया, जिसमें अफसोस के साथ उन्होंने ये इतराफ़ किया कि हमारी हुकूमत की सबसे बड़ी नाकामी एहतसाब का ना होना है। शहबाज शरीफ के खिलाफ ठोस शवाहिद मौजूद हैं, लेकिन तमाम तर शवाहिद के बावजूद ये लोग बचकर निकल रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने उस्मान बुज़दार की जो कारकर्दगी है उस पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया और एक बार फिर शिकवा किया कि हुकूमत के अच्छे इक़दाम की तशहीर नहीं हो रही, और उन्होंने अपनी हुकूमत के लिए अगले 3 माह को इंतहाई अहम करार देते हुए इस अज़्म का भी इजहार किया कि इस अरसे में महंगाई को हर सूरत कंट्रोल करेंगे। बिल्कुल। इम्तियाज़ गुल साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ इस तरह से मौजूद हैं। इम्तियाज़ साहब, एनालिसिस हमने खबर का जो है वो आपके सामने रखा, फर्दर इसके ऊपर जो तज्ज़िया है ओबियसली वो हमें आपका चाहिए कि आप इन खबरों को कैसे देख रहे हैं। अगर मैं सुबह बखैर कहने के साथ साथ सबसे पहले आपसे ये पूछूं कि क्या ये सुबह और आने वाली कुछ सुबहें तहरीक इंसाफ के लिए भी बखैर हैं इन सारी डेवलपमेंट्स के बाद, तो आप क्या तज्ज़िया करेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी। देखिए, पाकिस्तान में मुझे ये लगता है हर रोज़ जो अखबार में पढ़ता हूँ या शाम हम प्राइम टाइम टीवी देखते हैं, तो ऐसे लगता है कि हमारे सामने एक सियासी कॉमेडी हो रही है। यानी सियासी तंज़ो मज़ाक से भरपूर प्रोग्राम है। वो एक तरफ मौलाना है, दूसरी तरफ बिलावल है, एक तरफ शेख रशीद, फिर इमरान खान, और जिस नौयत की आजकल गुफ्तगू हो रही, फिर मरियम नवाज सफदर को तो मैं भूल गया, या तलाल चौधरी जो तंजीम साजी के हवाले से तो आप भूल नहीं सकते, ये आपको कोई भूलने नहीं देगा। जी, तो ये अब देखिए, जैसे गुज़िश्ता रोज़ मरियम सफदर साहब से ये पूछा गया कि आप लोगों ने, परवेज़ रशीद साहब ने और आपने ये इस नौयत की ये ज़बान इस्तेमाल की है सहाफ़ियों के बारे में, तो मैं तो हैरान हूँ और अभी तक मुझे समझ नहीं आ रही कि आया ये लोग वाकई ख़ुद को हमारे इस मुल्क का हिस्सा समझते हैं कि नहीं। उन्होंने ये कहा कि पहले तो मैं उनसे माजरत मांगती हूँ जिन्होंने मेरे फ़ोन टैप किए जी, यानी एक लिहाज से उन्होंने ये कबूल किया कि हाँ जी मैंने कहा है, लेकिन हम चूँकि हमारा हुक्मरान घराना है, तो इस पर मुझे बहुत अफसोस हुआ, इस लिहाज से कि परवेज़ रशीद साहब भी खुद भी समझे जाते थे कि वो बड़े एहतराम करते हैं सहाफ़ियों का, लेकिन इससे जाहिर होता है कि असल में सहाफ़ियों की हैसियत इनके नज़दीक क्या है जी। दूसरी तरफ जो आपने इमरान खान के हवाले से सवाल किया, तो बिलाशुबा इमरान खान साहब के लिए इक़्तिसादी फ्रंट पे बहुत मसाइल हैं, और सबसे बड़ा मसला आम आदमी का है। आम आदमी की जेब पे बहुत प्रेशर आया हुआ है, अफरातज़र बहुत ज़्यादा है। तो मेरा अपना ये ख्याल है, जिसका आप जिक्र कर रहे थे ना, क्या अगले 3 महीने का उन्होंने जो कहा है जी, वो गालिब वो इक़्तिसादी फ्रंट पे या माली फ्रंट पे ख़ुद को रीपोजिशन करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद उनका ये अंदाज़ा हो, मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने किस टेक्स्ट में ये बात कही, लेकिन शायद उनका ये अंदाज़ा हो कि अगले 2-3 महीने में महंगाई को किसी हद तक काबू किया जा सकेगा। किस बुनियाद पे उन्होंने कहा है ये भी वल्लाह आलम, इसलिए कि उनके कान में जो कोई डाल देता है बातें, वो आगे से बोल देते हैं बिला ज़्यादा सोचे समझे। तो उनकी खुद इमरान खान साहब का ये हाल है, फिर कुछ उनके साथी हैं जो ऐसी बातें करते रहते हैं, जो बकौल आपके जो हर सुबह एक नया मसला उनके लिए खड़ा होता है और उसके दिफा में ये दिन भर फिर लग जाते हैं। सही सही। अच्छा इम्तियाज़ गुल साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ आते हैं। पीपल्स पार्टी इस वक्त रिवाइवल की कोशिश कर रही है, और हम हमेशा कहते हैं कि इन द गेम ऑफ चेस अच्छी मूव्स कर रही है, बज़ाहिर ऐसा लगता है। कल भी उन्होंने एक और नया अपना कार्ड शो किया और मार्च से पहले मार्च ले आए। 27 फरवरी को उन्होंने मार्च करने का फैसला किया। वुड यू कॉल इट जस्ट अ पॉलिटिकल मूव, या एक्चुअली पीपल्स पार्टी को इस वक्त कुछ नजर आ रहा है, या पिछले दिनों में जो पीपल्स पार्टी के हवाले से एक बात चल रही थी कि मे बी समवेयर समहाउ दे आर इन कॉन्वर्सेशन विद सम अथॉरिटीज जिसके जरिए दे कैन कम इनटू पावर और समथिंग। आप इसके पीछे क्या देख रहे हैं, ये जो कल मूव पीपल्स पार्टी ने की है एकदम से? देखिए, उनको शायद इस बात का एहसास हुआ है कि पीपल्स पार्टी बहुत बुरी हालत में है। पंजाब में भी उनके अच्छे हालात नहीं हैं, और सिंध में भी कोई इतने अच्छे नहीं हैं। तो वो चूँकि एक फेडरेशन की पार्टी थी, सबसे बड़ी पार्टी थी, और आज काफ़ी सुकड़ गई है। मेरा अपना ये ख्याल है कि वो आइंदा
साल सवा साल जब तक नए इलेक्शन नहीं होते हैं उस वक्त तक पार्टी को असर नौ मुनज़्ज़म करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने जो कारकुन उनके रह गए हैं उनका हौसला बढ़ाने की कोशिश है और इसके साथ साथ ये भी कोशिश है कि नए लोगों को पार्टी में लाया जाए, नए वोटर्स हासिल किए जाएं कैंपेनिंग के जरिए। तो उनको ये लग रहा है कि पीडीएम के साथ मिलके वो अपनी शनाख्त खो देंगे, ज़्यादा करेंसी वो दे देंगे फजल रहमान साहब को, क्योंकि पीडीएम तो अमलन फजल रहमान साहब हैं और मुस्लिम लीग है। तो मेरा ख्याल है उनको अपनी पार्टी को दोबारा मुनज़्ज़म करने के लिए और तवाना करने के लिए वो समझ रहे हैं कि इस किस्म की मूव जरूरी हैं टू स्टे रेलेवेंट आपके सियासी मंजरनामे के साथ। ऊपर पीपल्स पार्टी केपीके के ऊपर कोई खास तवज्जो नहीं दे रही। इसकी वजह यह है कि वहाँ पे मौलाना जीत रहे हैं, इसलिए इट्स फाइन विद पीपीपी कि अगर वो जीत भी जाते हैं, मौलाना साहब जीत जाते हैं तो कोई मसला नहीं होगा वहाँ पे। रिवायती तौर पे पीपल्स पार्टी वहाँ पे काफ़ी कमज़ोर रही है। आफ्ताब शेरपाव साहब जब से अलहदा हुए हैं उन्होंने अपनी पार्टी बना ली, तो जो सूबाई असेंबली में 8, 10, 12 सीटें उनके हिस्से में आती थी कभी पीपल्स पार्टी की, वो अब आफ्ताब शेरपाव साहब की तरफ चली जाती, बल्कि वो भी अब कम हो गई हैं। तो वहाँ पे इस वक्त अभी भी जमीयत उलमा इस्लाम कम अज़ कम महालिया इलेक्शन से ये ज़ाहिर हुआ है, जो कि थोड़ा सा मशकूक भी है, नताइज भी मशकूक हैं, लेकिन बहरहाल जमीयत उलमा इस्लाम का अपना एक वोट बैंक है। इसके साथ साथ पीटीआई भी है, जमात इस्लामी का भी वोट बैंक है ना, दीर के इलाकों में, बाजोड़ के इलाकों में बटा हुआ है वोट बैंक, लेकिन पीपल्स पार्टी वहाँ अब खासी खराब हो चुकी है। सही हो गया। इम्तियाज़ गुल साहब, कल प्राइम मिनिस्टर ने एक इंटरव्यू दिया और उसके बाद उन्होंने उस पर कहा कि एक एतराफ़ उन्होंने किया, एडमिट किया कि हमारी हुकूमत की सबसे बड़ी नाकामी ये है कि हम एहतसाब नहीं कर पाए। जिस मैंडेट पे तहरीक इंसाफ बार बार अपने जलसों में और ओवरऑल भी बात करती रही, प्राइम मिनिस्टर खुद भी बार बार कहते रहे। शहबाज शरीफ को उन्होंने मेंशन किया कि उनके खिलाफ ठोस सबूत मौजूद हैं, लेकिन हम उसके खिलाफ कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं कर पाए। तो ये शवाहिद होने के बावजूद लोग बचकर निकल रहे हैं। आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर की ये जो स्टेटमेंट है ये वाकई तहरीक इंसाफ के लिए अब ये चीज़ चैलेंजिंग हो रही है, तभी प्राइम मिनिस्टर ने खुद इस चीज़ को एडमिट किया है कि एहतसाब नहीं हो रहा? वो कहते हैं जी देर आए दुरुस्त आए। इनको किसी ने ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया था। हालांकि बहुत हमारे मोहतरम सीनियर दोस्त हैं डॉक्टर शुएब सैदल, हमें ये मालूम है कि उनको कहा गया था कि आप ये काम संभाल लें जो आजकल शहजाद अकबर साहब कर रहे हैं। तो सैदल साहब ने पहले ही वज़ीर आज़म को कह दिया था कि आप ये काम ना करें, आपको एक पैसा इसमें से नहीं मिलेगा। पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है वो इस नौयत का है कि वो आपको कामयाब नहीं होने देगा। और ये ट्रक की बत्ती है, आपकी हुकूमत भी ख़त्म हो जाएगी, दूसरी हुकूमत भी आ गई, ये लोग फारिग होके बिल्कुल क्लीन चिट लेके आ जाएंगे। तो ये काम आप ना करें, बेहतर है कि हम ऐसे काम करें जिससे दूर रस नताइज हासिल हों पाकिस्तान के लिए। लेकिन जो काम करना चाहिए था वो किया नहीं है और उल्टा समझौते पे समझौता करते चले गए। और उसमें देखिए तकरीबन जितने बड़े लोग थे अपोजिशन के रहनुमा हैं, उन सब के खिलाफ मुकदमे हैं, अक्सर जमानतों पे बाहर भी आ गए और 1-2 साल उन्होंने डिटेंशन में भी रखा, कुछ हासिल नहीं हुआ क्योंकि हमारा निज़ाम लेकिन गुल साहब कतई कलामी की माजरत, क्या हम इसको सबसे बड़ी नाकामी कह सकते हैं? इसका मतलब ये है कि प्राइम मिनिस्टर अभी भी जो मुआशी चैलेंजेस हैं उनका फोकस तो शायद कहीं ना कहीं है, लेकिन टॉप ऑफ द लिस्ट उनके फिर भी एहतसाब ही है। वो समझते हैं कि ये नहीं होगा, तो ये सबसे बड़ी नाकामी है। क्या इसका इतना नुकसान पीटीआई को अगले इलेक्शंस में होगा कि एहतसाब नहीं किया, या ये महंगाई ज़्यादा बड़ा फैक्टर होगी जो वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि महंगाई सबसे बड़ा फैक्टर होगा। जो खैबर पख्तूनख्वा में लोगों ने अभी इजहार किया है वो एक खुल्लम खुल्ला वो महंगाई के खिलाफ था, और दूसरा जो मुराद याफ्ता या जो अशराफिया है पीटीआई के अंदर, उसके खिलाफ एक बगावत थी। इसलिए जहां जहां लोगों ने देखा कि भांजे भतीजे बेटे बेटी को बहन भाई को आगे ला रहे हैं टिकट देके, वहां पे वो तकरीबन तमाम लोग हारे हैं। तो इससे इजहार होता है कि लोग खास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में अशराफिया के बहुत सख्त खिलाफ हैं, और वो फार्मूला
वो बातें जो कि इमरान खान उनके साथी किया करते थे दूसरी पार्टियों के बारे में, इन लास्ट 30 सेकंड्स आपकी मौजूदगी से फायदा उठाते हुए, कल एक स्टेटमेंट पीपल्स पार्टी की तरफ से आई कि जमात इस्लामी एमकेएम की जगह लेने की कोशिश कर रही है कराची के अंदर। आप समझते हैं कि जैसे केपी में जेयूआई सामने आई, ऐसे अगले इलेक्शंस में कहीं कराची में जमात इस्लामी भी दोबारा से उभर के सामने आ सकती है, ऐसा लगता है आपको? नहीं जी, ये तो बहुत बड़ा अलमिया होगा अगर ऐसा हो गया तो। मेरा ख्याल है ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा। ठीक है सर। इम्तियाज गुल साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने रस सुबह में ज्वाइन किया। इम्तियाज गुल साहब अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे और मैं बड़ी मुश्किल से रोक के बैठूंगी, मुझे छींक आने वाली है। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। अच्छा, मौसम की हमने बात शुरू में तो की थी, आपको बताया था, कुछ इन डिटेल्स बात कर लेते हैं। इस्लामाबाद इस वक्त पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, तकरीबन पूरा मुल्क ही हम कह सकते हैं, इस वक्त बारिशों का एक ज़ोरदार स्पेल यहाँ पे जारी है। और लाहौर में तो इस वक्त मूसलाधार बारिश हो रही है और पिछले कई घंटों से हो रही है, ये भी आपको बता दें। बालाई इलाकों में जो पहाड़ हैं, इन पर बर्फबारी का सिलसिला मुसलसल जारी है। वैसे तो मौसम का लुत्फ उठाने के लिए जो सयाहों की बड़ी तादाद है वो मुल्क कौसार पहुंची है, रिवायती किस्म के कपड़े पहनकर आप देख सकते हैं। और शहर कायद के कई इलाकों में भी, ये वैसे मरी के मनाजिर है, जीपीओ आपको नजर आ रहे हैं सामने, शहर कायद के कई इलाकों में भी बारिश इतनी ही शदीद बारिश हुई है है तो और कहीं तेज बारिश का सिलसिला है। बूंदाबांदी के बायस कई इलाकों में मौसम को मजीद जो कह लें उसको दिलकश कर दिया। शहरी कायद के हवाले से तो ऑब्वियसली ये बड़ी ट्रीट होती है और सुहाने मौसम का मजा उठा रहे हैं लोग। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान से आने वाले बारिशों का सिलसिला मजीद चंद दिन जारी रहेगा और आज कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में तेज बारिश का भी इम्कान है। पीडीएमए और जिला इंतजामिया समेत जो मुतल्लिका इदारे उनको अलर्ट कर दिया गया है। इमरजेंसी सेंटर 24 घंटे फाल रखने की हिदायत की गई है। जबकि बागों के शहर लाहौर की बात करें, कई दिनों से दुनिया का आलूदा तरीन शहर बना हुआ था, लेकिन हालिया बारिशों से ना सिर्फ सूबाई दारुल हुकूमत का मौसम खुशगवार हुआ बल्कि फिजाई आलूदगी भी उसमें नुमाया कमी देखने में आई। बिल्कुल, शहर का क्वालिटी इंडेक्स बेहतर हो गया है लाहौर का, ये आपको बता दें। और लाहौर जो फिजाई आलूदगी की फहरिस्त है इसमें 10वें नंबर पे पहुंच गया है। ये तो हमने आपको इन इलाकों की सूरत हाल बताई। बलूचिस्तान में इच का इलाका है, ज्यूनी है, कल भी हमने आपको अपडेट किया था, गवादर है, वहाँ पे कुछ इलाकों में क्वेटा चमन शारा भी ब्लॉक हो गई। इस वक्त मोहम्मद अकरम हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे हम वहाँ की ताज़ा तरीन अपडेट लेंगे कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है। इसके अलावा सरदार सरफराज साहब महकमा मौसमियात से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम ओवरऑल सिचुएशन जानेंगे कि इस वक्त मुल्क में क्या है। सरदार साहब, आपकी इजाज़त से मैं ज़रा अकरम भाई से पूछना चाहूँगा, जो क्वेटा की सूरत हाल है या बलूचिस्तान के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल है, अकरम ओवरऑल सूरत हाल हमें बताइए, इस वक्त क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं और कितने अफराद मुतासिर हुए हैं, क्या खुदा न खास्ता कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, क्या ओवरऑल क्या तज्जिया आपके पास इस हवाले से? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता तकरीबन 5 रोज़ से कोयटा समेत शुमाली बलूचिस्तान बादलों की लपेट में है, बारिशों हैं, बर्फबारी है। अगर हम सबसे पहले बात करें गवादर, ज्यूनी और पसनी की, जो कि कोस्टल एरियाज हैं, इस हवाले से वहाँ पर गुज़िश्ता 5 रोज़ में होने वाली बारिशों ने काफ़ी तबाही मचाई। अच्छा। इंसानी जानों के हवाले से बताया जा रहा है कि 3 से 4 लोग जो है ना अभी तक लापता हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सैलाब था। कच्चे मकानात में नदम हो चुके थे, पक्के जो मकानात थे वहाँ पर पानी जा चुका था। पीडीएमए समेत दीगर रेस्क्यू जितने भी अदारे हैं उन्होंने काम शुरू कर दिया था। वज़ीर आला बलूचिस्तान की हदायत के मुताबिक जितने भी महकमे थे उनकी मशीनरी को, उनके अमले को बाकायदा तौर पर अलर्ट कर दिया गया था। जो ईरान के रास्ते जो है ना ये बारिशों का सिलसिला जब दाखिल हुआ था तो इस हवाले से पीडीएमए के जो है ना मुतल्लिका हुकाम है उनका यही कहना है कि उन्होंने अपने पूरे अमले को मुकम्मल तौर पर जो मुतहरिक कर दिया था। अगर हम पहाड़ी इलाकों की बात करें तो कोयटा समेत शुमाली बलूचिस्तान में बर्फबारी का सिलसिला जो कि गुज़िश्ता रात से जारी है। कान में तरजई हो गया, ज़ियारत, कल्लात और चमन तोबा चकजी जो एरिया है ये मुकम्मल तौर पर ज़मीनी राब्ता इनका मुनक़ता हो चुका है। तो इस वक्त कोयटा बलूचिस्तान बारिशों और बर्फबारी की मुकम्मल लपेट में है। गवादर में सैलाब की सूरत हाल है। रेस्क्यू अदारे जो है वहाँ पर अपना काम कर रहे हैं। तकरीबन 50% के करीब जो है ना वहाँ पर रिलीफ का काम भी शुरू किया जा चुका है। लेकिन जो क्या नुकसानात हुए हैं इस हवाले से जी ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच मोहम्मद अकरम, हमारे मौजूद रहिएगा, आपने बड़ी डिटेल हमें बता दी। इसके साथ साथ सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद है। ये जो बारिशों का सिलसिला है कब तक जारी रहेगा? सरदार सरफराज साहब बहुत शुक्रिया। मौसम के हवाले से ऑब्वियसली हम देख रहे हैं कि पंजाब और दीगर जो शहरों का उसमें हम पेश गोई थी बारिशों के हवाले से, लेकिन जो अभी ये बलूचिस्तान की सूरत हाल हमें पता चली है, ओवरऑल आइंदा आने वाले दिनों में किस तरह का मौसम रहने वाला है, इसकी इंटेंसिटी क्या इसी तरह से रहेगी इन बारिशों की? जी बहुत शुक्रिया जी।
ये बलूचिस्तान के जो शुमाली इलाके हैं, जैसे उन्होंने जिक्र किया कोयटा, ज़ियारत, चमन, उसमें तो बर्फ़बारी, और जो दूसरे मुलिका इलाके हैं सीबी, कोलू, बारखान, खुजदार डिस्ट्रिक्ट, और इसी तरह से दूसरे जो मुलिका इलाके हैं, ख़ासकर सेंट्रल बलूचिस्तान और ईस्ट बलूचिस्तान, शुमाल मशरकी बलूचिस्तान और मशरकी बलूचिस्तान, उसमें ये सिलसिला अब आने वाली रात तक है, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा कल सुबह तक है बलूचिस्तान में ये बारिश का स्पेल जो है, कहीं दरमियानी और कहीं तेज़ बारिश। अलबत्ता जो बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट के इलाके हैं, ज़ोब वगैरह, ज़ोब डिस्ट्रिक्ट और उसके साथ जो मलिका इलाके हैं, वहाँ कल सुबह तक रह सकता है। सिंध पे से, कराची पे से तो ख़त्म हो गया सिलसिला, और बाकी जो ईस्टर्न सिंध है हमारा, थरपारका डिस्ट्रिक्ट, उमरकोट और ऊपर खैरपुर और सांगड़ और गोटकी, शिकारपुर वगैरह, ख़ास कर कश्मीर डिस्ट्रिक्ट, वहाँ दोपहर तक या शाम तक ये सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। और अलबत्ता आपके पंजाब में रहेगा आज का दिन भी और कल का दिन भी है। ये कल रात जाके कुछ सबसाइड करेगा बारिशों का स्पेल और पहाड़ों पर बर्फबारी, यानी सही मायनों में कहें तो 9 तारीख के बाद वेदर क्लियर होगा। अच्छा, 9 तारीख के बाद वेदर, क्या पूरे पाकिस्तान की बात करें, सिर्फ सिंध की बात करें सरदार साहब? नहीं, सिंध में तो आज ही क्लियर हो गया, अच्छा, सिंध में हो गया जी, सिंध में तो क्लियर हो, कराची में क्लियर हो गया, और बाकी बकिया जो सिंध है उसमें दोपहर तक या ज़्यादा से ज़्यादा शाम तक क्लियर हो जाएगा। इसी तरह शुमाली बलूचिस्तान और शुमाल मशरकी बलूचिस्तान में शाम तक या ज़्यादा से ज़्यादा कल सुबह तक क्लियर हो जाएगा। बाकी जो पंजाब, केपी, कश्मीर, जीबी वो इलाके हैं, वहाँ पर अभी ये सिलसिला चलेगा। आज भी दिन भर है, आने वाला कल भी है, यानी 8 जनवरी 9 जनवरी की दोपहर या शाम तक, दोपहर तक ज़्यादा से ज़्यादा होगा और फिर क्लियर हो जाएगा 9 जनवरी की शाम से। ठीक है, ये तो ठंडी हवाएं आएंगी और साइबेरियन हवाएं, और खूब सर्दी पड़ेगी अगले हफ्ता 10 दिन। अच्छा, दैट्स अमेजिंग, वी सो वांट, हम चाहते हैं ये हो, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए सर्दी जहमत भी बन जाती है। मुख्तसरन ये कराची में जो एक थोड़ा सा ठंड का सा माहौल चल रहा था, ये अब खत्म हो जाएगा इस बारिश के बाद या प्रोलॉन्ग करेगा आगे? हाँ, नहीं, देखिए, बारिश और बर्फबारी के देने वाली हवाएं जब आगे निकल जाती हैं मशरक या शुमाल मशरक की जानिब, इंडिया और उधर चाइना वाइना की तरफ, तो फिर उसके बाद कोल्ड एयर आती है साइबेरिया से जो आने वाली हवा होती है, तो उसके नतीजे में ठंड थोड़ी बढ़ेगी। अच्छा, बढ़ेगी, खासकर रात के टेम्परेचर। दिन के टेम्परेचर तो जाहिर है क्लाउडी वेदर 3-4 दिन से चल रहा था कराची में और बाकी एरियाज में, तो इतने नहीं बढ़ रहे थे, लेकिन रात के टेम्परेचर गिर जाएंगे, अब सिंगल डिजिट में आ सकता है अगले चंद दिनों में कराची का टेम्परेचर। ओके, वाह, चलिए, कराची वालों के लिए वैसे अच्छा ही होता है, थोड़ी सर्दी पड़ी जाए। थैंक यू वेरी मच सरदार साहब, बहुत शुक्रिया। और मोहम्मद अकरम फ्रॉम कोयटा हमारे साथ मौजूद थे, हमारे कोरेस्पोंडेंट, उनका भी बहुत शुक्रिया जो हमें अपडेट कर रहे थे। वंस अगेन, सर्दी भी और बारिश भी उसी वक्त अच्छी लगती है जब ये एक मुनासिब मिकदार में रहे। सर्दी भी अगर एक हद से बढ़ जाए तो बहुत से गरीबों के लिए, जो लोग कच्चे मकानों में रहते हैं, मुश्किल हो जाती है। तो ख्याल रखें आसपास के लोगों का, उनको मदद कर दें, देख लें कि कोई किसी परेशानी का शिकार तो नहीं है। इस पॉइंट पे ब्रेक लेते हैं। एक्सप्रेसो अब कुछ बात करते हैं एक ऐसे इंपॉर्टेंट इशू के ऊपर जिसका शिकार हर 3 में से एक खातून होती है, मगर इस अहम मसले का बहुत कम लोगों को इल्म होता है या वो किसी वजह से इसमें जो कहने एक झिझक महसूस करते हैं। बरवक्त तशखीस और इलाज ना होने से ये मसाइल जो हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और वो अहम मसला जिसकी हम बात करें वो यूरिन का, और यूरिन के हवाले से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, इसका ज़्यादा आना या इसमें रुकावट समेत कई मसाइल हैं जिसका लोग शिकार होते हैं। आज इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर रहीला मोहसिन रिजवी। उनके हवाले से आपको बताते चलें कि ये डायरेक्टर गायनेकोलॉजी ओमेगा हॉस्पिटल है, और इसके अलावा भी इनकी जो एक्सपर्टीज़ हैं उसके हवाले से भी आपको बता देंगे डायरेक्टर ऑब्स्टेट्रिक्स हैं, गायनेकोलॉजी है एंड पेल्विक फ्लो यूनिट है OMI हॉस्पिटल कराची में। तो उनको हम खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर रहीला मोहसिन रिजवी साहिबा कि आपने इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले यूरो गायनेकोलॉजी के हवाले से अगर हम बात करें, ये बेसिकली है क्या, लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दें ताकि फिर फर्दर हम इसके कॉजेज और इसकी प्रिवेंशन पे बात कर सकें। जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूरो गायनेकोलॉजी क्या है। जी, तमाम लोगों को जच्चा और बच्चा तो मालूम है बिकॉज ये बहुत कॉमन है, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी। यहाँ पर जच्चा बच्चा का इलाज किया जाता है, यानी प्रेगनेंसी, हमल, उसकी मुश्किलात, माहवारी की मुश्किलात, गायनी के इशूज़, शादीशुदा खातीन में जो कॉमन इश्यूज़ हैं। लेकिन बहुत कम लोगों को स्पेशलाइज भी नहीं है पाकिस्तान में यूरो गायनेकोलॉजी। यूरो गायनेकोलॉजी एक ज़ेली ब्रांच है, सब स्पेशलिटी है ऑब्स एंड गायनी की, जिसमें औरतों की पेशाब के मामलात, यानी पेशाब का कंट्रोल ना होना, डिलीवरी के बाद जो पेशाब का कंट्रोल कमज़ोर हो जाता है, या जो यूट्रस नीचे आ जाती है, बच्चेदानी गिर जाना बाकायदा,
मेरे पास औरतें आती हैं, कहती हैं डॉक्टर साहिबा बच्चेदानी अपनी जगह से गिर गई, उसके मुख्तलिफ ग्रेड्स हैं, कई दफ़ा इतनी गिरती है कि बाहर एक नारियल की तरह महसूस होता है। तो इस तमाम चीज़ों से डील करने को कहते हैं यूरोगायनेकोलॉजी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहबा, ऑब्वियसली आपने जो इश्यूज को डिस्कस किया, बहुत सारे लोग इस हवाले से अवेयर भी नहीं होते, खवातीन स्पेसिफिकली। ऐसा एक तबका भी होगा जो शायद थोड़ा बहुत जानते होंगे, लेकिन बहुत सारी खवातीन मुझ समेत, दो के हम टीवी पे आते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन इतनी अंडरस्टैंडिंग हम लोगों की भी नहीं है उस तरह से। तो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग कि क्या क्या इश्यूज होते हैं, इसकी मेन कॉजेज क्या है, जैसे आपने जो डिलीवरी के बाद के मसाइल बताए, लेकिन उसको प्रिवेंट करने के हवाले से भी हम चाहेंगे थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दें आप। देखिए, जो पेशाब के मसाइल हैं ना, वो एक तो आएंगे रिप्रोडक्टिव एज में, यानी जब बच्चा पैदा, शादी होना, प्रेगनेंसी होना, प्रेगनेंसी के दौरान पेचीदगियाँ, हमल के दौरान पेचीदगियाँ, और वो बिल्कुल यंग एज में आएंगे, वो सबसे सेंसिटिव इश्यूज है। और एंटीनेटल केयर यानी 9 महीने जच्चा बच्चा की देखभाल, एंटीनेटल केयर यानी प्रेगनेंसी में 9 महीने दिखाना एक अच्छी डॉक्टर को बहुत ज़रूरी है। भले आप 5 महीने किसी आम जगह पे भी दिखा दें, लेकिन आखिर के 3 महीने एक अच्छी एक्सपीरियंस ऑब्स्टेट्रिशियन को जरूर दिखाएं। जब नॉर्मल डिलीवरी होती है उसमें आपका पेल्विक फ्लोर क्या है, वो तमाम मसल्स जो कि बेबी को पुश करने में बाहर नॉर्मल डिलीवरी में काम करते हैं, अगर वो बैडली डैमेज हो जाएं, डॉक्टर को मालूम ही नहीं है, ये दाई डिलीवरी करा रही है, उसे नहीं मालूम कि यही मसल्स हैं जहाँ से पखाने का कंट्रोल है, यही मसल्स है जहाँ पेशाब का कंट्रोल है, तो बस पेशाब बेकाबू होगा। सबसे एक्सट्रीम एग्जांपल है फिस्टुला, उसमें पेशाब बिल्कुल हर वक्त निकलता है। दैट्स स्टिल आई एम वेरी सैड टू से कि जब मैं मेडिकल स्टूडेंट थी तब भी ये इशू था, लोगों को डाइवोर्स होती थी। आज मैं प्रोफेसर बन गई हूँ, अभी भी इशू है, लोगों को डाइवोर्स होती है इन बातें। तो इट्स नॉट जस्ट मेडिकल इशू, ये सोशल इशू है, समाजी बुराई है, ये हमारी कमजोरी है, डॉक्टरों की भी कमजोरी है कि इस बीमारी को हम ठीक नहीं कर सके अभी तक। डॉक्टर साहब, लोग इसके बारे में बात भी नहीं करते ना, ये भी एक बड़ा मसला है। आपने सोशल इशू के साथ क्या, खवातीन को इतनी अवेयरनेस ही नहीं है कि वो इस तरह के इशूज को जाके एड्रेस करें, किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें। हम लोग एज ए नेशन भी, हमारी ये बड़ी नेग्लिजेंसी है कि हम एक ऐसा टॉपिक जिसको हम टैबू समझते हैं, दीगर मामलात हैं, हम उसको डिस्कस ही नहीं करना चाहते। इनफैक्ट हम डॉक्टर के पास जाके नहीं बात करते। बिल्कुल, ये सोशल स्टिग्मा और हिचकिचाहट, शर्म महसूस करना। अब इसमें देखिए 2 तरह की बातें हैं। एक तो मैंने बताया जो यंग लड़कियां हैं, वो बेचारी तो जिनको पेशाब बिल्कुल फ्री हुआ, वो कोई मेरे या आपकी क्लास की नहीं होगी, वो बेचारे गरीब गुरबा लोग हैं, जो कि हमारे मुल्क में अब तो मैं कहती हूँ 50% है। 50% खवातीन जो बेचारी जिनके पहुंच ही नहीं है एक नॉर्मल अस्पताल तक, उनको ये होगा। वो बेचारी किसको बताएंगी? जब तक बताएंगी पेशाब की स्मेल, नापाकी, बदबू, उस वक्त तक डाइवोर्स हो जाएगी। अच्छा, अब दूसरे आते हैं वो खवातीन जो समझती हैं उम्र के साथ मसाना भी बूढ़ा हो रहा है। बिल्कुल ऐसा भी नहीं है। ब्लैडर एजेस एट 75 years of age, यू कैन ट्रांसलेट इट बेटर इन उर्दू कि मसाने की उम्र जो खराबियां आती हैं एज के साथ, वो 75 पे आती हैं। उससे पहले तो मसाना, जितने आप जवान है मसाना भी जवान है। तो एक कतरा भी पेशाब का निकलना नापाकी समझें और एबनॉर्मल समझें, उसको आप हिचकिचाएं ही नहीं। और फिर दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि इसका तो इलाज ही नहीं है। इसका क्यों नहीं इलाज, जब सब स्पेशलिटी है। मैं अगर ऑस्ट्रेलिया से जाके डिग्री ला सकती हूँ तो पाकिस्तान में भी मैंने ट्रेन बहुत लोगों को कर दिया है, बिल्कुल इलाज है इसका। अच्छा डॉक्टर साहिबा, इलाज की आपने बात की है, बर वक्त आना, प्रिवेंशन, एक तो पहली बात कि अल्लाह ना करे अगर ऐसा कोई मसला हो ना हो, ये ज़्यादा बेहतर है। प्रिवेंशन के हवाले से और इसका ट्रीटमेंट क्या है उन तमाम खवातीन को जो इस वक्त देख रही हैं, ऑब्वियसली उनके लिए बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। रिलक्टेंसी की हमने बात की कि नहीं बात की जाती, तो अगर आज हम बात करें तो ऑब्वियसली इस कन्वर्सेशन का कोई हासिल वसूल हो, प्रिवेंशन और इसका ट्रीटमेंट। देखिए प्रिवेंशन जो है ना वो स्टार्ट होती है, जैसे मैंने बात की, प्रेगनेंसी, आपका हमल हुआ, फिर आपकी डिलीवरी हुई, फिर आपका एक दरमियान का हिस्सा है जिसमें बच्चे आपने पाले, फिर आपका एक हिस्सा है पेरीमेनोपॉजल यानी संन्यास, एक 48 पे सब कोई पीरियड्स बंद हो जाने हैं और वो एक हार्मोनल डेफिशिएंसी का टाइम है। ठीक है। तो आपने सबसे पहले जो आपके अपने हाथ में है वो वेट का कंट्रोल, वो आपके लिए भी उतना ज़रूरी है, मेरे लिए भी ज़रूरी है, तमाम खवातीन जो घर बैठी मुझे देख रही हैं उनके लिए भी ज़रूरी है कि आप देखिए किस कदर ग़िज़ा में कितनी मिलावट है। अपनी ग़िज़ा को प्योर रखें, अपने इनसाइड प्योर रखें, एक्सरसाइज का मामूल बताएं, अपनी हेल्दी ईटिंग, आपको गूगल पे जाए तो पता चलता है हेल्दी डाइट क्या है। हेल्दी ईटिंग करें, वेट कंट्रोल करें, सबसे पहले वेट कंट्रोल। 20% तो डायबिटीज का कंट्रोल है, बताएं इतना प्रेवलेंस है, अब खुद को डायबिटीज ना होने दें, ये रिस्क फैक्टर्स हैं। ओबेसिटी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन,
नंबर ऑफ पैरिटीज, अब मैं आई कांट डिक्टेट समबडीज फैमिली, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि 3 से ज्यादा के बच्चे होंगे तो बी मेंटली प्रिपेयर कि आपको पेशाब की मुश्किलात होंगी, अच्छा। बच्चेदानी भी नीचे गिर सकती है, तो आप आ जाएं डॉक्टर के पास आए। हाँ, ये डॉक्टर साहब आपने एक शुरू में पॉइंट उठाया डॉक्टर्स के हवाले से कि ये सोशल इशू है, क्योंकि डॉक्टर्स इसको प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं करते, एड्रेस नहीं करते। तो आप जैसे सीनियर जो डॉक्टर्स हैं वो अपना काम तो कर रहे हैं, ऑब्वियसली आपने हमें जानिब रेफर भी किया, लेकिन इसमें फिर हम क्या करें? जो हमारा ओवरऑल मेडिकल का स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हॉस्पिटल्स के ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डॉक्टर्स हमारे वेल ट्रेन्ड हों टू सी सच केसेस? सेंसिटिव क्वेश्चन, आपने तो पूरे समझे, पूरी मेडिकल को चैलेंजिंग क्वेश्चन कर दिया। देखिए, हमारा हेल्थ स्ट्रक्चर यूं है कि एक औरत घर पे है, ठीक है, अब उसके पास घर में 10 लोग हैं या 6 लोग एवरेज हर घर में पाकिस्तान में है। अब वो उसको हमल है, अब उसको लेके किसने जाना है? घर में या शोहर लेके जाएगा या ससुर लेके जाएगा या जेठ लेके जाएगा या उसका अगर बड़ा बच्चा है तो वो लेके जाएगा। अब पैसे हैं ट्रांसपोर्ट के, नजदीक तरीन गली मोहल्ले का जो डॉक्टर है उसमें दिखा दीजिए। उसके बाद में अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होगी है, बेसिक हेल्थ यूनिट, बेसिक के बाद तहसील हेडक्वार्टर, तहसील के बाद सिविल हॉस्पिटल, सिविल के बाद जो जितने गोट है, पेरिफेरी ऑफ कराची, मैं तो इंटीरियर सिंध में जाऊंगी नहीं, पेरिफेरी ऑफ कराची इटसेल्फ हैज अ पेरिफेरी, इतने गोट हैं, गोट से आप जिना या सिविल तक जब तक आते हैं केस बिगड़ चुका होता है। अब सिविल के जिना में आ गए तो वो भी तो टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं, प्रोफेसर थोड़ी वहाँ पर अवेलेबल है। ये हमारा स्ट्रक्चर का वो एक कसूर कह लें आप। सबसे पहले जूनियर मोस्ट डॉक्टर देखेगी, फिर उससे सीनियर देखेगी, फिर सबसे सीनियर तो बाद में आएंगी, तब तक केस तो बिगड़ चुका होगा। अगर आपने अच्छी बीमारियों की प्रिवेंशन करनी है तो सीनियर डॉक्टर को भी टीम बना के आगे आना होगा कि मैं भी 24 घंटे ऑन कॉल हूँ, इस मरीज को मुझे भी बुला लिया जाए, मैं आ जाऊंगी। कितने लोग वॉलंटियर करेंगे? ओके, आई वॉलंटियर, हाउ मेनी अदर्स विल वॉलंटियर? तो ये तो टीम वर्क है, पूरी कौम के लिए चैलेंज है, डॉक्टर्स के लिए भी है ऑब्वियसली। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के हवाले से बात की कि आपको सबसे पहले खवातीन को चाहिए कि अपना वेट कंट्रोल करें। अब बहुत सारी खवातीन घर पर रहती हैं, उनके पास एक होता है कि जी हम तो घर पे हैं, बच्चे संभालते हैं, काम करते हैं, तो हमारा वेट फिर भी कंट्रोल नहीं होता, तो हम क्या करें? अब यहाँ पे जो एक्सरसाइज का मामला है या आपकी हेल्दी ईटिंग का मामला है, ऑब्वियसली मैंने बहुत सारी मदर्स को देखा है कि उनकी अपनी डाइट कुछ नहीं होती है, जिसे बच्चे ने छोड़ दिया वो खुद खा लिया। इस तरह के बहुत सारी खवातीन को घर में ये प्रैक्टिस है। तो डाइट कितनी इंपॉर्टेंट है, हेल्दी डाइट, और इसके साथ साथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, हाउ इंपॉर्टेंट इज दैट? देखिए, ब्लैडर के कंट्रोल में तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू नो व्हाट गोज इन दैट कम्स आउट। आप जो कुछ खा पी रहे हैं उसी को पेशाब की शक्ल में निकाल भी रहे हैं। अब वो एक एक्सट्रीम क्लासेस हैं। एक क्लास वो है जो नेस्ले की बोतल कैरी कर रही है, उनका कॉन्सेप्ट है कि हम जितना पानी पिएंगे स्किन भी अच्छी रहेगी, सब कुछ अच्छा रहेगा। फिर ऑन द अदर हैंड दे बिकम माय पेशेंट कि डॉक्टर साहब हर 10 मिनट के बाद पेशाब आ रहा है, हर आधे घंटे बाद पेशाब आ रहा है। फिर आप कैलकुलेट तो करो, आप 5 लीटर से डे पानी पी रहे हैं तो पेशाब तो उसके मुताबिक आएगा। ऑन द अदर हैंड दूसरी क्लास है जिसके पास 5 बच्चे हैं, उनको पानी पीने का टाइम ही नहीं है घर में, वो जलन का शिकार है, पेशाब में खारिश का शिकार है, उनको पीरियड्स बंद हो गए हैं, कईयों को 40 में बंद हो गए, उन्हें पता ही नहीं प्रेमेच्योर मेनोपॉज क्या है। अब उनको अगर 40 में किसी के पीरियड्स बंद हो रहे हैं, वो दैट लेडी शुड कंसल्ट ए डॉक्टर। 40 साल में तो पीरियड्स बंद नहीं होते हैं, वो उसको नॉर्मल समझे हुए हैं। अब हार्मोन्स की जरूरत है, टाइमली हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी करें हम। फिर हम उसमें बताते हैं कि आपका ब्लैडर का कंट्रोल आपके अपने हाथ में कौन से मसल्स हैं, हम रिकॉग्नाइज करवाते हैं। अनफॉर्चुनेटली पेल्विक फिजियोथेरेपी नहीं है। डॉक्टर साहब, इसमें जो एक बच्चे से दूसरे बच्चे के बीच में गैप है, जो टाइम है उसमें, वो कितना इंपॉर्टेंट है इससे बचने के लिए? क्या अगर एक बच्चे और दूसरे बच्चे में फर्क हो वक्त का, तो क्या इसको प्रिवेंट किया जा सकता है? बेशक, इससे बहुत अच्छा सवाल है ये। देखिए, अपना वेट, बच्चे का भी वेट, मैक्रोसोमिया कहते हैं उसको। अगर बच्चा आपका पैदा हो रहा है 3.5, 3.8, 4 kg, ये मैक्रोसोमिया में आता है। और ऐसे में डायबिटीज भी औरत को हो जाती है। बहुत खुश ना हो कि मेरा बच्चा 4 kg का पैदा हुआ, पालने में आसानी थी, 6 माह का बच्चा लग रहा है। बेशक खूबसूरत हमें भी लगता है बच्चा वो, लेकिन वो माँ को कितना डैमेज करके निकला। माँ के यूरिनरी ब्लैडर कंट्रोल, बावल कंट्रोल, पॉटी का कंट्रोल, विंड का कंट्रोल, एवरीथिंग इज गॉन 4 kg के साथ। तो ये बहुत जरूरी है कि डॉक्टर की भी जिम्मेदारी है कि बताएं कि आपके बच्चे का वजन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और फिर उसके बाद में आपके बावल्स कंट्रोल। अब क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, जोर लगा लगा के पॉटी कर रहे हैं, उससे भी तो चीजें नीचे गिर रही हैं।
तो आपके रेगुलर बाउल हैबिट्स रेगुलर होना, आपका रेगुलर आपको डेली टॉयलेट जाने, this is how a doctor should guide. अच्छा डॉक्टर साहबा अमेजिंग. डॉक्टर साहबा, एक आखिर में, चूंकि बस टाइम कम है, मैं चाहूंगी बहुत सारी खवातीन जो आपको देख रही हैं जिनको इस हवाले से अवेयरनेस नहीं है, आप क्या करें वो घर पर, अगर घर पर कुछ नहीं कर सकती तो किसी डॉक्टर पे अगर खुदा ना खास्ता ऐसी नौबत है कंसल्ट करने के लिए कौन सा एक स्पेसिफिक आप बताएंगी तरीका, खवातीन को कुछ कहना चाहें आप? देखिए, जस्ट इन केस, यानी एज ए आदतन टॉयलेट ना बच्चों को भेजें ना खुद जाएं। आपने जाना है, जहां भी आप जा रहे हैं बच्चों को लाइन से खड़ा कर देते हैं, बेटा पेशाब कर लो हम जाने लगे। तो क्यों कर लो, अगर नहीं आ रहा तो मत करो। पेशाब तभी करें जब अच्छी स्ट्रॉन्ग डिजायर हो। जस्ट इन केस टॉयलेट जाना छोड़ दें। ऑन द अदर हैंड, पीपल लाइक यू, मी, रेजिडेंट्स वर्किंग इन द हॉस्पिटल शुड नॉट पोस्टपोन फॉर मोर देन 4 आवर्स। ये नहीं कि मैं सुबह गई टॉयलेट और फिर मैं शाम 5 बजे जाऊंगी। दोनों चीजें बहुत डैमेजिंग है, बहुत ब्लड को डैमेज करती हैं। तो टॉयलेट का कंट्रोल अपने हाथ में, अल्लाह ने एक ही चीज दी है, योर हार्ट इज बीटिंग, यू डोंट नो, आपको ब्रीदिंग आ रही है आपको नहीं पता, लेकिन ब्लैडर आप पोस्टपोन भी करते हैं, प्रीपोन भी करते हैं। प्लीज प्रीपोन नहीं कीजिए। 4 आवर्स इज द मिनिमम जो कि तमाम को कंट्रोल होना चाहिए। सो डोंट गो टू टॉयलेट जस्ट इन केस। अपने डॉक्टर को, तमाम एमबीबीएस डॉक्टर्स को पता है पेल्विक फ्लोर मसल्स कहाँ हैं, उनकी वर्जिश कैसे करनी है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग डिलीवरी, दैट्स द राइट टाइम जब आप वर्जिश शुरू करें। जब आप वर्जिश शुरू कर देते हैं तो मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं। यू मेक योर बाइसेप्स, यू मेक योर ट्राइसेप्स, व्हाई कांट यू बिल्ड योर पेल्विक फ्लोर मसल्स? लवली, पेल्विक फ्लोर मसल्स को बिल्ड करें। आप आए हुए, मैं आपको बताती हूँ कैसे होती है। डॉक्टर साहब, आपने इतने बेहतर अंदाज में एक्सप्लेन किया, थैंक यू वेरी मच। आई होप कि ये इतनी इंफॉर्मेटिव हमारा सेगमेंट रहेगा इंशाल्लाह, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनको कभी एड्रेस नहीं किया जाता, और जिस बेहतरीन अंदाज में आपने एड्रेस किया, हैट्स ऑफ टू यू, थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर रहीला मोहसिन रिजवी। आखिर में एक बात और कहूंगी, जी जी डॉक्टर, एक बात सुन लें आखिर में कि जितनी भी पेशाब की एग्जिस्टिंग जो खवातीन है जिनको पेचीदगी इख्तियार किया है, मुझे मालूम है कराची में खवातीन जो 60, 70, 80, क्लिफ्टन डिफेंस में एवरेज एज 90, उनकी पेचीदगी इख्तियार कर गई पेशाब का कंट्रोल। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जहां मैं काम कर रही हूँ OMI में, तमाम इक्विपमेंट, डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट हमारे पास सब मौजूद हैं जो पेशाब की हर तरह की बीमारी को तशख़ीस करके और बर वक्त इलाज भी होते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर राहीला हमारे साथ मौजूद थी। यूरोगायनोकोलॉजी के हवाले से क्या है, किस तरह के मसाइल खवातीन को फेस करने पड़ते हैं, पोस्ट प्रेगनेंसी है या प्री प्रेगनेंसी है, इस हवाले से बात कर रही थी। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद आ चुके हैं हमारे सेट पर, खुशी भी आ चुकी है। खुशी, खुशामदीद, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक। खुशी, आप भी, हम सोच रहे थे कि आपसे सुबह सुबह एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन इतनी बारिश में कौन करता है एक्सरसाइज? मौसम इजाजत नहीं दे। तो बताएं जरा, आज बारिश के मौसम में एक्सरसाइज करनी चाहिए? करनी चाहिए, आई गेस एक्सपीरियंस करना चाहिए। मैंने की हुई है बारिश में, बहुत मजा आता है। रनिंग भी की हुई है, एक्सरसाइज भी की हुई है, आउटडोर वर्कआउट करती थी तो बारिश में भी वर्कआउट किया हुआ है। खुशी, अभी तो सर्दी है, सर्दी लग जाएगी। यस, सही कह रही। अब जरा इंडोर को एक्सरसाइज आप कौन सी बताने वाली है? एज यू नो कि लोगों के पास घर पे इक्विपमेंट नहीं होती, तो मैं नो इक्विपमेंट वर्कआउट बताऊंगी। आज लेग डे है तो आज लेग्स की कुछ एक्सरसाइज बताऊंगी जिसमें सिर्फ इजी एक्सरसाइज है, वेरी बेसिक। आप रेपिटेशंस कर लें या दोबारा में कर लें, आपकी मर्जी है। यूजली आई डू, अगर बॉडी वेट करती हूँ तो मैं हाई रेपिटेशंस करती हूँ, जिसमें मैं स्टार्ट करूँगी स्क्वाट से। फीट हिप विद अपार्ट, सॉरी शोल्डर विद अपार्ट स्क्वाट करना है आपने। मेक श्योर आपकी नीज जो हैं वो टो से आगे ना जाएं, और जो जिनके लिए डिफिकल्ट है बैलेंस करना वो चेयर पे कर लें, ठीक है, चेयर पे कर लें। एंड सेकंड एक्सरसाइज इज कॉल्ड लंजेस, गाइस 15 ईच साइड। एंड जो बैलेंस नहीं कर सके वो ग्रैब कर लें किसी चेयर को और बैलेंस कर लें, सपोर्ट ले लें, ठीक है। स्टेप बैक एंड वेट ऑन योर बैक लेग एंड ब्रीद आउट। और जो फ्रंट लेग है, मेक श्योर नी इज नॉट क्रॉसिंग द टो। थर्ड एक्सरसाइज इज कॉल्ड स्क्वाट जंप्स गाइस। जो स्क्वाट जंप्स नहीं कर सकते वो स्क्वाट करके हील्स अप कर लें, ठीक है। 30 reps each exercise. So the last one is a bit difficult one guys. So plyos, जो बेसिकली बिगनर हैं वो जंप इस तरह कर सकते हैं, जंप फॉरवर्ड एंड देन स्विच द लेग। जो बिल्कुल जिनको नीज का इशू है वो स्टेप अप्स कर लें इंस्टेड ऑफ प्लायो लंजेस। तो दीज आर द 4 एक्सरसाइजेस। टबाड़ा में कर लें, टबाड़ा में 5 राउंड्स कर लें। अगर टबाड़ा में नहीं कर रहे तो 30 reps each guys, एंड आपके legs torn up हो जाएंगी. It's a very good leg exercise and 2 minute rest after every round.
3 राउंड्स करेंगे आप ये। So try this at home, guys. थैंक यू वेरी मच खुशी कि आपने सुबह सुबह अच्छी सी एक्सरसाइज बता दी। नो इक्विपमेंट वर्कआउट था ये जो आप बगैर किसी डम्बल्स वम्बल्स के कर सकते हैं। सो आई होप ये इन्फॉर्मेटिव होगा। एक्सरसाइज के लिए सिर्फ नियत चाहिए, इक्विपमेंट नहीं वो चाहिए। तो होती ही नहीं कभी। ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आते हैं। और अब आपको हम कॉफ़ी पिलाएंगे, लेकिन वो शल होगी आपके लिए हमना खालिद ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी में। आज जरका तैमूर साहिबा जो कि सेनेटर हैं उन से मिली हैं और उनसे उनकी मुलाकात में क्या बातें हुई हैं आज के ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी में देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी में मैं हूँ आपकी होस्ट हमना खालिद और इस टाइम मैं पार्लियामेंट लॉजेस में हूँ इस्लामाबाद। ठंड और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है और आज जो मेरे साथ गेस्ट हैं उनके साथ, क्योंकि ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी है तो कॉफ़ी मस्ट है, इंटरव्यू मस्ट है, तो ये भी एक सरप्राइज़ है आपके लिए और आप लोगों ने गेस्ट तो कर ही लिया होगा। तो आइए चलते हैं, उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक। अच्छा जी, इस टाइम मैं फुल ऑन इम्प्रेस हूँ पेंटिंग्स देख के। और जब मैंने नीचे एक साइड पे सिग्नेचर देखा मैंने कहा ओह माय गॉड, अच्छा पेंटर भी हैं, आर्टिस्ट भी हैं, राइटर हैं और फॉर श्योर सेनेटर हैं, उसके अलावा डर्माटोलॉजिस्ट हैं। तो डॉक्टर जरका हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैं पहले पूछूँ ये ऑल राउंडर ये टैलेंट कहाँ से है? बात यह है कि मेरे वालिद मुझे कहा करते थे बचपन में कि तू इतनी चीज़ें करना चाहती है, यू मस्ट फोकस। इट वॉज माई वन लेसन दैट यूज टू टीच मी एवरी डे। अच्छा, तो सेम, सॉरी मैं आपको कट करी, लेकिन सेम मेरे पापा भी कहते हैं एट अ टाइम इतनी कश्तियों पे सवार नहीं मत हो हुआ। सकते। तो फिर ये कैसे? बस वो आई थिंक जब आपको कोई चीज़ आपके दिल से आती है ना, पैशनेटली आती है, पैशनेटली, तो सो यू लर्न टू फोकस। लेकिन मेरा ख्याल है कि फिर वो उनके वालिदैन जो बातें कहते हैं उनकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। वो जो कहते थे उसका असर ये हुआ कि जो काम मैं करती हूँ फिर मैं पूरी तनदही से करती हूँ और बाकी तो फिर एक वक्त जो काम आप कर रहे हैं उसको आप पूरी 200% दें, अपना दें, बिल्कुल ऐसे ही बेस्ट। तो सो दैट आई थिंक इज। अच्छा, ऑब्वियसली ये सब तो आपके शौक हो गए और योर बेसिक फील्ड इज डर्माटोलॉजिस्ट। नो नो नो, माय बेसिक फील्ड इज मेडिसिन। मेरी 3 स्पेशलिटीज हैं। आई एम अ डॉक्टर। अच्छा, बेसिकली। और मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन इंटरनल मेडिसिन में भी है, उसमें भी कंसल्टेंट हूँ। और फिर मेरी 3rd फील्ड जो है वो एस्थेटिक डर्माटोलॉजी है, क्योंकि यू लुक एट दिस इज अ रिलेटिवली न्यू फील्ड एस्थेटिक्स, बिकॉज आप और ये दिस इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, द ब्यूटी इंडस्ट्री। ज़्यादा लोग बूढ़े हो रहे हैं, वो चाहते हैं कि हम जवान लगे और जो जवान है वो चाहते हैं हम बहुत हसीन लगे। सो एंड इट्स, और क्योंकि मैं सारी ज़िंदगी मेडिसिन मैंने प्रैक्टिस की, इट्स बीन 30 इयर्स, तो बड़ी डिप्रेसिंग होती है ना जब आप बीमार लोगों को देखते हैं। तो जब मेरी पहली फील्ड जो थी मेडिसिन, जनरल मेडिसिन, जिसमें कि बहुत शुगर, ब्लड प्रेशर, लिवर की डिजीज़ेस, तो मैं बहुत डिप्रेस हो जाती थी। तो मैंने सोचा कोई ऐसी फील्ड होनी चाहिए जिसमें आप डिप्रेस ना हो, खुश हो। ऑल ओवर एक मैं आपको वर्ड देती हूँ, चले आर्टिस्ट, डॉक्टर तो फॉर श्योर, सेनेटर वाली फील्ड में भी अभी मैं ज़रा सीरियस पे भी जाऊँगी, लेकिन पूछूँ ये आपकी पेंटिंग्स, ये किस तरह से ये मूड आपका कैसे जंप होता है कि कभी कभी कहती हैं चले यार पेंट कर लूँ? एक्चुअली क्रिएटिव काम करने से ना आप बहुत डी स्ट्रेस हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो इट इज़ क्रिएटिव। इवन साइकोलॉजिस्ट्स आपको जब जिनकी ट्रॉमा हुए होते हैं उनको कहते हैं आप ड्रॉ करें। सो और मेरी वालदा बड़ी अच्छी पेंटर थी, मेरी बहन बहुत अच्छी पेंटर है। वो वाली जो पेंटिंग है उन्होंने बनाई फैमिली से आप? सो वो हाँ, आई हैव माय अदर सिस्टर इज अ ज्वेलरी डिजाइनर, तो देयर इज अ लॉट ऑफ आर्ट इन द फैमिली। तो थोड़ा बहुत कुछ हम भी कोशिश मार लेते हैं। नहीं, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। अच्छा, पूछूं तो आपने किस तरह से पीटीआई ने आपको चूज़ किया या आपने पीटीआई को चूज़ किया एज सेनेटर? ये आपका सफ़र कैसा था जब आपने घर कहा कि अब जी मैंने ये मेडिकेशन भी कर ली, गोल्ड मेडल भी ले लिया, सच आपने गोल्ड मेडल भी लिया, उसके बाद आप डॉक्टर भी हैं, फिर आप कॉस्मेटिक भी हैं, फिर उसके बाद आपने कहा जी अब तो मेरा टोटली यू टर्न है टुवर्ड्स पॉलिटिक्स, तो वो आपका स्ट्रगल कैसा था? इस तरह है जी कि मेरे वालिद इंडियन कश्मीर से आए थे, उनकी सारी फैमिली अभी भी इंडियन कश्मीर में।
तो वो जो एक मुहिब्बे वतनी का जो जज्बा था ना, जो हमारी अपब्रिंगिंग में उन्होंने डाला, तो हम जब मेरे बहुत 12-1 साल मैंने बाहर गुजारे हैं पाकिस्तान से, तो जब मैं वहाँ होती थी 2005-6 में, मैं टीवी देखती थी पाकिस्तान का, तो मैं इतनी परेशान होती थी कि ये क्या हो रहा है ना, कि क्या चोर चका हर किस्म की फजूल हरकतें हो रही हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है, पाकिस्तान की कोई इज्जत नहीं। तो मेरा बड़ा दिल करता था कि मैं भी जाके ना अपना हिस्सा डाल के आऊं। तो फाइनली पहले मैंने वहाँ पे सोशल वर्क करना शुरू किया, फिर 2010 में हम वापस पाकिस्तान आए। मैंने अपने मियाँ और बच्चों को कन्विंस किया कि प्लीज़ चले चलो। तो सब हमारा मजाक उड़ाते थे कि तुम पागल हो, लोग आगे जाके सेटल होते हैं, तुम रिवर्स। पाकिस्तान में बिजली नहीं है, पानी नहीं है, तुम्हारे पास यहाँ सब कुछ है और तुम ये छोड़ के वापस पाकिस्तान जा रहे हो। इमरान खान साहब की बातें, खुलूस, सिंसेरिटी, उन सब चीज़ों से, और उनकी सोच हमारी सोच से मिलती जुलती है, तो obviously there was no comparison. So then I joined PTI in October, November 2010. ठीक, ये प्रेशर एज यू नो फैमिली, आपने बताया आपके 3 बेटे हैं, बच्चे हैं, फॉर श्योर अब शादियाँ भी होगी होंगी। अच्छा, उनको मैनेज करना, फैमिली लाइफ, देन अपना क्लिनिक देखना। जैसे अभी मैं एंटर हुई तो मुझे लगा आप यू नो बड़ा एक प्रेशर वगैरह देखा, तो आप बड़ा मैट वेरी इम्प्रेसिव। मैंने कहा अच्छा यार ऐसे है, जो आपको नजर आ रहा था उससे बिहाइंड द सीन सब ह्यूमन बीइंग है और सब नॉर्मल लाइफ ही एंजॉय कर रहे होते हैं, तो ये बताना भी जरूरी था। तो ये किस तरह से सब कुछ मैनेज करती हैं? कुछ नहीं जी, मेरे 3 बेटे हैं और जो मेरा सबसे छोटा बेटा है वो स्पेशल है। अच्छा, उसको डाउन सिंड्रोम है और वो हमारे पूरी फैमिली के लिए एक ज़बरदस्त, जब आप आई थी तो मेरी उसी से फ़ोन पे बात हो रही थी। सो ज़रूरी ये है कि आप मेन स्ट्रीमिंग दुनिया में स्पेशल बच्चों के हवाले से उनको आप नॉर्मल ज़िंदगी में लेके, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये एक मेरा बड़ा स्पेशल, और वो और उस बच्चे की वजह से इतनी खुशी हमारी ज़िंदगी में आई है, बिल्कुल ऐसे मतलब इट्स अनबिलीवेबल। अच्छा, एज एन सेनेटर आपके पास बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आम लोगों के लिए आपने क्या प्लानिंग, या आजकल आप क्या प्लान कर रही हैं? आम लोगों के लिए देखिए, क्योंकि जब तक आप आम लोगों से कनेक्टेड नहीं होंगे, तो क्योंकि मैं लाहौर में रहती हूँ, लाहौर में मेरा फोकस ज़्यादा स्टूडेंट्स पे होता है, तो बच्चों के लिए हम वहाँ पे क्लीन ग्रीन कैंपेन स्कूल्स में कंटोनमेंट के हम लेके जा रहे हैं, और उसको हमने इनिशिएट कर दिया है। फिर पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि मैं कश्मीर पार्लिमानी कमेटी कश्मीर की है, उसकी मैं कन्वीनर हूँ यूथ एम्बेसडर्स पे, ठीक, तो हम स्टूडेंट्स को आउटरीच कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जो बड़े लोग हैं उनको तो आप कुछ नहीं सिखा सकते, जो हमारी 64% आबादी यूथ है, उसको हमें वी हैव टू इंस्पायर देम, हमने उनको लीडर्स बनाना है, हमने उनको पॉजिटिविटी देनी है कि वो अपने मुल्क को आगे लेके चलें। चलिए, अब इतनी सीरियस बातें होगी तो लाइटर मोड पे चलते हैं और रैपिड फायर करते हैं। आइए। अच्छा, ये मेरा फेवरेट सेगमेंट है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ना जो गेस्ट होता है वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, या आपको लग रहा होता है कि यार ये मुश्किल आंसर देना, लेकिन आपको आंसर देना है, ठीक है? चलें, अपना कौन सा रोल आप ज़्यादा एंजॉय करती हैं, सेनेटर या एज एन डॉक्टर? तो दोनों रोल्स मिलते जुलते रहते हैं। जब मैं इस्लामाबाद में होती हूँ तो सेनेटर होती हूँ, लाहौर वापस जाती हूँ तो माँ और डॉक्टर बन जाती हूँ। लेकिन वो स्विच करने वाला ज़्यादा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बिल्कुल ऐसे। कभी यहाँ पर डॉक्टर बन जाती हूँ, कभी क्लाइंट्स के साथ नहीं, क्लाइंट्स के साथ नहीं। अगर 10 दिन की छुट्टियों पर जाना हो तो कहाँ जाएंगी, गिलगित बल्तिस्तान या कश्मीर? पहले तो 5 दिन रिलैक्स करो। अच्छा, घर में कोई ना आए, कोई ना दरवाजा खटखटाए, क्वारंटाइन हो जाएंगे, क्वारंटाइन हो जाऊंगे, और उसके बाद बैठ जाएंगे, नीलम वैली चले जाएंगे, जहाँ भी चले जाएंगे। पाकिस्तान इतना खूबसूरत है, बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, कौन सा शहर आपको ज़्यादा पसंद है, क्योंकि आप लाहौर से हैं, तो लाहौर एंड कराची? लाहौर एंड कराची। देखिए, अगर मैंने चीचों की मलियाँ कह दिया तो फिर आप क्या कहेंगे? ये कहाँ पे? अब आज आप पता करेंगे चीचों की मलियाँ कहाँ पे हैं। अच्छा, तो लाहौर या कराची? दोनों ही बहुत अच्छे हैं, लेकिन लाहौर में मैं रहती हूँ, तो वो कहते हैं ना, जिसने लाहौर नहीं देखा हो तो पैदा ही नहीं हुआ। तो लाहौर। अगर तहरीके इंसाफ ना होती तो आप किस पार्टी का हिस्सा होती? फिर मैं कोई सियासत में ना होती। सुन ले, वैसे अच्छी पार्टीज हैं, मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग नून टूट जाती फिर। अच्छा, अगर आप चली जाती? मैं चली जाती। चले, घर की दाल या बाहर की मुर्गी?
घर की ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन जो भी दे देंगे खा लेंगे, फिक्र नहीं, इसकी आप फिक्र ना करें। अच्छा यानी आप कॉन्शियस नहीं है, डाइट कॉन्शियस नहीं है? एक दफ़ा ज़िंदगी मिलती है अच्छी तरह से यूजुअली जिए। डॉक्टर्स या डर्माटोलॉजिस्ट या इस फील्ड के जितने भी होते हैं, दे आर वेरी कि अब ये टाइम है, अब ये मील टाइम है। नहीं नहीं, यू है, आपको अपना ख्याल तो करना होता है। आप प्रॉपर डाइट लें, प्रॉपर एक्सरसाइज करें, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हर चीज़ को अपने ऊपर सवार करने की ज़रूरत नहीं। बिल्कुल ऐसे ही नहीं तो मुझे तो यूजुअली लड़कियां देखी हैं, कैलोरीज बर्न होगी, इतनी वॉक करनी होती है, ओह माय गॉड ये क्या हो रहा है, कैसे होगा? टू ईच हिज ओन। बिल्कुल। अपनी रिटायरमेंट लाइफ कहाँ गुजारना पसंद करेंगी? कश्मीर, लाहौर या अब्रॉड? तीन ऑप्शंस देती हैं। नहीं नहीं, बात यह है कि आपको पता है डॉक्टर तो कभी रिटायर होते नहीं हैं ऐसे ही। तो जब तक आप जिंदा हैं, जब तक मैं जिंदा हूँ, मैं काम ही कर रही हूँ, काम ही कर रही हूँ। सारे कोई चक्कर नहीं है। हाँ मैंने देखा आप काफ़ी पैशनेट, यू वांट टू बी बिजी, अच्छी बात है बहुत। सेनेटर बनने का इंतखाब क्यों किया? एज यू आपने बताया था मुझे शौक है, पैशनेट हैं, या बस पार्टी का फैसला था? नहीं नहीं, मतलब तो पार्टी का, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का फैसला था, और अप्लाई आप करते हैं जहाँ भी आपको, लेकिन मेरा ख्याल है मेरे लिए बड़ी अच्छी जगह है, ये अल्लाह ताला का करम है कि जहाँ मैं कंट्रीब्यूट ज़्यादा अच्छा कर सकती हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। सो आई बीन लकी। माशाल्लाह। किस सियासतदान को सियासत छोड़ने का मशवरा देंगी? मरियम नवाज, उनके लहंगे देख के आई जस्ट इम्प्रेस, मैं तो इम्प्रेस हो गई थी फॉर बीइंग शी कैरिड द ड्रेस, एंड बिलावल भुट्टो जरदारी। सुना पता नहीं कितने 22 करोड़ रुपए उन्होंने लगाए हैं, 22 अरब पता नहीं, Yes, जिस तरह अल्लाह आलम। मेरा ख्याल है जी उनके होने ना होने से सियासत को क्या फ़र्क पड़ गया। एक अब वो आपने स्क्रीन के ऊपर जिस तरह आप खूबसूरत एंकर रखते हैं ना ताकि लोग स्क्रीन देखें, उन दोनों का भी वही हिसाब है कि उनको इसलिए रखते हैं कि लोग उनको देखें, पार्टी की कोई जान पड़ जाए, बस इतना ही कुछ है, बाकी उससे आगे सियासत में कोई फ्यूचर नहीं नजर आ रहा। चले, अगर इमरान खान की जगह तहरीक इंसाफ में किसी और को वज़ीर आज़म बनाना पड़े तो आप किसको वोट देंगी? शाह महमूद कुरैशी या असद उमर? देखिए भाई बड़ा ख़तरनाक सवाल है। अच्छा, यानी हम तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पीछे हैं, बाकी जो होगा वो देख लेंगे फिर। बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे ओवरऑल इतना मज़ा आ रहा है आपसे चिट चैट करके, मुझे लग रहा है कि रैपिड फायर जो है ना वो कम पड़ गए और जो चैट का टाइम है वो ज़्यादा हो गया, लेकिन खैर कोई बात नहीं। अगर आपको फेडरल मिनिस्टर की ऑप्शन हो जाए तो कौन सी एक आप चूज़ करेंगी? इतना आसान कहाँ है फेडरल मिनिस्टर बनना, इसके ऊपर कहाँ सोचा है। अगली दफा आपके साथ प्लान करके सोचेंगे, कुछ पूछता थोड़ी है कोई आपको कि आपको कौन सी मिनिस्ट्री चाहिए। आप शुगर करते हैं कुछ मिल जाए, लेकिन नहीं, जिस तरह से आप स्ट्रगल करिए तो फॉर श्योर इंशाल्लाह फॉर फ्यूचर मुझे लग रहा है। मेरा ख्याल है सेनेट में भी बहुत काम है करने को, हमें पहले उस पर फोकस, अभी तो हमारा साल भी पूरा नहीं हुआ। अच्छा, तो हमें इस पर फोकस ज़्यादा करना चाहिए। और बेसिकली मैं एक काम करने वाला बंदा हूँ, मैं काम करना चाहती हूँ। अच्छा, काम करने के बैठ के आप साइन नहीं करना चाहते। चले, बिल्कुल ऐसे ही है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। मुझे आपके साथ बहुत अच्छा लग रहा है ओवरऑल। और ये था आज का ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी, जो कि आपके लिए ख़त्म हो गया, लेकिन मैं भी बैठ के कॉफ़ी भी पीऊँगी और इन्जॉय भी करूँगी। लेकिन तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था, इसका पीछा कैसे किया जाए आज बता रहे हैं वकार मलिक माइंड मैटर्स में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं साइंस एंड टेक। आज हम बात करेंगे जेम्स वेब टेलीस्कोप के हवाले से कि इस वक्त तक कहाँ पहुंची है। लिफ्ट ऑफ को तकरीबन 12 से 13 दिन हो चुके हैं और जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है इसको फॉलो कैसे किया जाए, इसका पीछा कैसे किया जाए। और हमारी बातचीत का एक और अहम हिस्सा ये भी है कि बच्चों के हवाले से ये शौक डेवलप करने की क्यों ज़रूरत है जेम्स वेब टेलीस्कोप के हवाले से, कि बच्चों के अंदर ये शौक उजागर किया जाए कि वो इसको टेलीस्कोप जो है उसका पीछा करें, उसको फॉलो करें, उसके हवाले से अपडेट्स जो हैं वो हासिल करें। अपडेट्स हासिल करने के लिए सबसे पहले तो जाते हैं कि जेम्स वेब टेलीस्कोप के हवाले से जो भी आपने जानना है, जो भी मालूमात लेनी है, उसकी जो सबसे मुसद्दिका ज़रिया है वो नासा की अपनी वेबसाइट है और JWTS यानी जेम्स वेब टेलीस्कोप JWTS.nasa.gov, इस वेबसाइट पे जाके आप जब जाएंगे तो वहाँ पे आपके लिए मालूमात का एक ज़बरदस्त किस्म का ख़जाना है, जो कि आप बच्चों को भी, और बहुत ही क्योंकि खूबसूरत है, बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है, तो आप बच्चों को भी उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं।
तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है वो उसको तकरीबन 10 लाख किलोमीटर 1 मिलियन किलोमीटर होने वाले हैं, तकरीबन 10 लाख किलोमीटर हो चुके हैं और ये इतना फासला जो है ये तय कर चुकी है। दूसरी जो अहम तरीन चीज़ ये है कि इसी जो नासा की वेबसाइट है इससे आपको ये भी आइडिया होता रहता है कि कितना फासला जो है वो जेम्स वेब टेलीस्कोप अब तक कर चुकी है, कितना जो है वो रह गया है L2 पॉइंट पर पहुंचने के लिए। 10 लाख किलोमीटर कर चुकी है, लेस देन 5 यानी 5 लाख से भी कम किलोमीटर का जो फासला है वो रह गया है और ये तकरीबन इस वक्त तक अगर टोटल फासला देखा जाए तो 70%, ऑलमोस्ट 70% के करीब है। ये जितना इसने फासला तय करना है उसका 70% तय कर चुकी है। और इसके अलावा इसी वेबसाइट के ऊपर आपको जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मिलती है वो ग्राफ्स हैं और वो बहुत ही विजुअल रिप्रेजेंटेशन है जेम्स वेब टेलीस्कोप की। उसकी डिप्लॉयमेंट्स के जितने भी मराहल हैं वो बताए गए हैं और आज के दिन जो है वो प्राइमरी मिरर्स के हवाले से बहुत अहम है। कल 1-2 दिन के बाद सेकेंडरी मिरर जो है उसकी डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो जाएगी। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त किस्म का जो मराहल हैं वो आपको विजुअली हर चीज़ जो है वो वहाँ पे नज़र आती है। इसी वेबसाइट पर आपको ये भी जानने को मिलता है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है वो किस रफ्तार से सफ़र कर रही है और किस रफ्तार से अपनी मंजिल की जानिब जा रही है। इस वक्त तकरीबन आजकल यानी जो स्पीड है उसकी वो 0.45 किलोमीटर पर सेकंड है, जो कि तकरीबन अगर हम घंटों में इसको कन्वर्ट करें तो 1650 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये सफ़र कर रही है। जेम्स वेब टेलीस्कोप की इस वेबसाइट पर अगर आपको बुनियादी मालूमात चाहिए जो कि टेक्निकल हो सकती हैं किसी भी हवाले से, जेम्स वेब टेलीस्कोप के हवाले से जो भी मालूमात आपको चाहिए तो नीड टू नो में जाइए और नीड टू नो में जो मेरी जो इंटरेस्ट की चीज़ें हैं वो तो वर्चुअल लॉन्च पैकेट ऑन लाइव, ये भी एक PDF फाइल होगी, आप डाउनलोड कर लें। वेब फैक्ट शीट, जेम्स वेब के हवाले से जितने भी फैक्ट शीट है उसके हवाले से एक PDF है वो और बड़ी कलरफुल और बड़ा खूबसूरत ये बनाया गया है। तो इसको अगर आप डाउनलोड करके ये आप बच्चों को दिखाइए। और फिर एक वेब मीडिया किट है जिसमें एक्चुअली मीडिया की ब्रीफिंग के हवाले से ये भी एक खूबसूरत PDF फाइल है, ये भी आप डाउनलोड करके तो ये बच्चों को दिखा सकते हैं। जेम्स वेब की ये जो टेलीस्कोप है इसमें मालूमात का ख़जाना है। हर जाविये से आप जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है उसको देख सकते हैं, उसके हवाले से जान सकते हैं। ट्विटर पे भी इसको फॉलो कर सकते हैं, अनफोल्ड द यूनिवर्स, #अनफोल्ड द यूनिवर्स। इसको देखिए और इसमें जितनी भी ट्वीट्स आ रही होती हैं, अपडेट्स आ रही होती हैं, ज़बरदस्त किस्म की मालूमात आ रही होती हैं, लाइव हर चीज़ जो है वो पेश की जा रही होती है कि इस वक्त जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है वो डिप्लॉयमेंट के किस मरहले में है। बच्चों के हवाले से बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा दिलचस्पी का बायस होगी और वो ये है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप की जो वेबसाइट है इसके ऊपर टेम्परेचर आ रहा है और आपको मालूम है कि एक तो सन शील्ड्स हैं जिन्होंने एक्चुअली जो मिरर है और दूसरी वाली साइड है उसको टेम्परेचर से बचाना है। तो दोनों साइड का जो टेम्परेचर है लाइव वो आप देख सकते हैं और इस वक्त तकरीबन ये जो -155 डिग्री सेंटीग्रेड -157 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो प्राइमरी मिरर का जो टेम्परेचर है, क्योंकि सनशील्ड ने जो है उसको बचाना है टेम्परेचर से, तो इस वक्त तकरीबन -157 डिग्री सेंटीग्रेड है जिसने कि -233 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाना है। जबकि दूसरी तरफ जो टेम्परेचर है जो सनशील्ड वाली साइड है तो साइड पे 55 यानी +55 डिग्री सेंटीग्रेड का जो टेम्परेचर है। तो ये लाइव टेम्परेचर जो है ये भी आप देख सकते हैं 10 लाख किलोमीटर दूर सफ़र करती हुई जेम्स वेब टेलीस्कोप के दोनों साइड, दोनों अतराफ का जो टेम्परेचर है वो इसकी वेबसाइट पर आ रहा होता है नासा की, जो कि जेम्स वेब टेलीस्कोप के हवाले से है। अब हम आखिर पे बात करेंगे कि जेम्स वेब टेलीस्कोप के हवाले से बच्चों में शौक क्यों पैदा किया जाए। ये एक बहुत अहम सवाल है और देखिए कि जो फिजिक्स है या मैथमेटिक्स है या केमिस्ट्री है या बायोलॉजी है, एक तो हम बराह रास्त बच्चों को वो पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन बच्चे क्योंकि उनके अंदर वो ब्रॉडर पिक्चर नहीं होती, वो ग्रेटर पिक्चर नहीं होती कि एक्चुअली वो ये क्यों पढ़ रहे हैं। और हम जानते हैं कि ये जो जेम्स वेब टेलीस्कोप हो या किसी भी तरह की और साइंस की ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें हों, उनकी जो बुनियादी जो उनकी हैं ये जो इमारत है वो फिज़िक्स और मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और इन तमाम चीज़ों पे वो पूरी इमारत खड़ी हुई है। बिल्कुल जिस तरह जेम्स वेब टेलीस्कोप आप बच्चों को दिखाते हैं और आप बच्चों को जब ये मालूम होता है कि ये जो हम फिज़िक्स पढ़ रहे हैं, ये जो हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, ये जिन लोगों ने बहुत अच्छा पढ़ा था तो उन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया है और अगर हम इसको बहुत अच्छा पढ़ेंगे तो बेसिकली ये इसका एक पर्पज़ है और इसका एक मकसद है। ये खामखा जो है हम ये जो इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो ये इक्वेशन सॉल्व करना, ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स निकालना और इसी तरीके से फिजिक्स के अंदर स्केलर एंड वेक्टर्स पढ़ना, ये तमाम चीज़ें जो हैं इनका एक बुनियाद मकसद है, इनका एक आगे जाके ये बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं। इंसानियत के लिए कोई बहुत बड़ा काम इन्हीं से लिया जा सकता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इन्हांस किया जा सकता है, कायनात तस्कीर की जा सकती है। ये तमाम चीज़ें जो हैं इनका एक मकसद है और वो जो रिज़ल्ट है फिज़िक्स का, जो केमिस्ट्री का या दूसरी साइंसेस का, वो हमें नज़र आ रहा है।
मुख्तलिफ ईजादात की शक्ल में। मसला यह है कि बच्चों के अंदर वो बड़ी तस्वीर नहीं हम बना पाते, जिसकी वजह से उनको फिजिक्स भी बोर लगती है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, क्योंकि एक मकसद ही नहीं है, उनको मालूम ही नहीं है कि हम ये क्यों कर रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो है पैरेलल, एक तो टीचर्स जो हैं उनको डेफिनेटली कोई भी चीज़ पढ़ा रहे हैं तो किसी हद तक उनको बच्चों को ज़रूर बताना चाहिए कि इस चीज़ का जो अल्टीमेट मकसद है वो क्या है। और बहैसियत वालिदैन और आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि बच्चों को अगर आप चाहते हैं कि शौक़ डेवलप हो उनका फिज़िक्स में और केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में और तमाम साइंसेस में, तो उसके लिए जो उसका एक्चुअली रिज़ल्ट है, जिस वक्त सारा काम जिस तरह जेम्स वेब टेलीस्कोप अभी जा रही है, तो उससे उनको रोशनास कराएं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि साइंस जो है वो फिक्शन से भी कहीं ज़्यादा दिलचस्प चीज़ है। सिर्फ ये डिपेंड करता है कि पढ़ा कौन रहा है, वालिदैन क्या सपोर्टिव हैं कि नहीं, पूरी सोसाइटी जो है इस हवाले से सपोर्टिव है कि नहीं। और अगर ये तमाम चीज़ें मिल जाएं तो किसी भी बच्चे के लिए साइंस जो है वो फिक्शन से कहीं ज़्यादा एक दिलचस्प तरीन चीज़ है। सो फॉलो करते रहिए, पीछा करते रहिए जेम्स वेब टेलीस्कोप का और देखते रहिए साइंस इन टेक। एक्सप्रेसो प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आपकी मुलाकात एक ऐसे खानदान, एक फैमिली से करवाते हैं। अगर कहा जाए कि पूरा घराना ही बॉक्सिंग का शौकीन है तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। इस घर में रहने वाले दादा, वालिद, पोते, पोतियाँ सब बॉक्सिंग के शौकीन हैं। हम बात करें लियारी की एक बॉक्सर फैमिली की, निसार अहमद साहब की जो 4 बेटियां हैं और 2 बेटे बॉक्सर हैं और इनकी बेटियों के नाम बख्तावर, आसिया, निम्रा और माहनूर हैं, जबकि बेटों में बिलाल और बासित है। सारे के सारे लोग ही बॉक्सिंग के शौकीन हैं और बेशुमार मेडल्स और ट्रॉफीज़ भी जीत चुके हैं आप। मगर अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे मेडल्स, ट्रॉफीज़ लेने के बावजूद इनकी जो फैमिली है वो तवज्जो की जो कहले मुंतज़िर है। कहने निसार अहमद साहब कहते हैं कि जी उनकी जो अगर हुकूमत थोड़ी सरपरस्ती करे या हेल्प करे तो उनके बच्चे जो है इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बिल्कुल, ये इस तर्ज का पहला केस नहीं है जहां पे बहुत टैलेंटेड लोग को रहनुमाई नहीं मिलती या सपोर्ट नहीं मिलती, वो अपने आप को अपना टैलेंट दिखा नहीं पाते दुनिया के सामने। सो आज निसार साहब को उनकी 2 बेटियों नम्रा और बख्तावर के हमरा हमने इनवाइट किया, हमारे शो के मेहमान हैं, उनसे ही हम बात करते हैं। निसार साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। और नम्रा और बख्तावर, आपको भी वेलकम करते हैं हम एक्सप्रेसो के अंदर। सबसे पहले तो हम थोड़ा आपकी गेम के बारे में जानते हैं। पूरी फैमिली ही बॉक्सिंग खेलती है, क्या आपस में ही खेलते रहते हैं या टूर्नामेंट्स खेलते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम सारी फैमिली जैसे 6 भाई बहन और अब्बू हमारे कोच हैं, ट्रेनिंग वगैरह करते हैं और बिल्कुल टूर्नामेंट खेलते हैं। और निम्रा अल्हम्दुलिल्लाह जो टूर्नामेंट्स खेली हैं वो इंटरनेशनली रैंक्ड हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे अपने वालिद साहब से बताएं, मुझे अगर उनको सुन पा रहे हैं तो इनकी फैमिली में ऑब्वियसली माशाल्लाह सब लोग आप लोग बॉक्सिंग करते हैं और इसके साथ से ये जो आगाज़ है ये कहाँ से हुआ? दादा, पोते, पोतियाँ, सारी डिस्कशन अभी हम जो कर रहे थे, इसका स्टार्ट कैसे और किस तरह से हुआ? मैं पूछें आगाज़ कैसे हुआ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम निसार अहमद है, मैं इनका वालिद भी हूँ, कोच भी हूँ जी। मैंने 38-29 साल पहले बॉक्सिंग की थी। पहली मेरी फाइट थी जान मोहम्मद ओलंपियन, उनके क्लब से, पता नहीं किस वजह से वो कैंसिल हुई। उसके बाद मैंने छोड़ दी बॉक्सिंग, लेकिन मैं उसको ट्रेनिंग कंटिन्यू घर पे करता रहा। तो जब मेरे बच्चे थोड़े बेटे जवान हुए, बोला अबू हमें बॉक्सिंग करनी है, मैं उनको ले गया। उन्होंने ग्राउंड में, मेरी दूसरी मानूर है, उसने बोला अबू मुझे भी सीखना है। फिर ऐसे ऐसे इनको जो है ना, मैंने ये इन लोग ने तो बचपन से ही सीखा हुआ था। जैसे वो जो मैं ट्रेनिंग करता था ये सारी देखते थे, सिर्फ प्रैक्टिकल रह गया था करना। इस लोग ने एक दिन बोला अबू हम भी करना चाहते हैं। मैं बोला बेटा करो। फिर मैंने सारा सामान घर पे ले आया। फिर मैंने उनको माशाल्लाह क्या मैंने ट्रेनिंग दी, इस लोग ने मुझे ट्रेनिंग दी, मैंने इनको ट्रेनिंग दी। बस ये 5 साल जो है ना जिंदगी के, एक दूसरे को ट्रेनिंग देते हुए इस लोग ने मुझे भी चैंपियन बनाया, कोच खुद भी चैंपियन बने माशाल्लाह। मुझे माशाल्लाह अपने बच्चों पे फख्र है। बहुत ज़बरदस्त सफ़र है जो कि आपने बयान तो सिर्फ चंद हमने जो शुरू की थी ना जी, उसका मतलब ये नहीं था कि मैंने इनको सेल्फ डिफेंस देखा छोटी बच्ची में कि उनमें कॉन्फिडेंट आ रहा है और वो भाई में भी माशाल्लाह फिर ये अच्छे होते गए माशाल्लाह। अभी इन्होंने मास्टर किया है, दोनों ने, आसिया ने और निम्रा ने, बख्तावर ने। अच्छा माशाल्लाह।
बहुत जबरदस्त बात है कि बच्चे पढ़ भी रहे हैं साथ। तो अभी जिस तरह की ट्रेनिंग आपने इनको कराई है, अभी ये लोग कहाँ स्टैंड करते हैं बैनुल अक़वामी मेयार के मुताबिक? क्या अब ये बच्चे इस काबिल हैं कि आगे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी बेहतर ग्राउंड्स के ऊपर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, या आपको लगता है कि नहीं अभी मजीद ट्रेनिंग चाहिए इनको? निसार साहब जी जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड रैंकिंग जो है बॉक्सर वेबसाइट इंटरनेशनल वर्ल्ड रैंकिंग, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह निम्रा का 14th रैंक है ऑल ओवर द वर्ल्ड बॉटम वेट कैटेगरी में, और 7th रैंक अल्हम्दुलिल्लाह एशिया में इस वक्त, और पाकिस्तान में अपने वेट में अनडिफीटेड है अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त। और रिसेंटली ये क्वालिफाई जो वर्ल्ड टाइटल्स के लिए कर रही है, जिस सिलसिले में जैसे हसन बेग भाई ने हमारी वीडियो बनाई थी, उसके बाद इतनी हौसला अफजाई हुई, फिर गवर्नर सर ने इनवाइट किया, उनसे मिलने, गवर्नर सर से मिलने के बाद तो इतने हमारे हौसले बुलंद हुए। मतलब जब हमसे मिले, वो मीन्स एक बुजुर्ग सिर्फ इंसान है, उनसे मिले, एक रूहानी वाइब्स जैसी होती है, हमें फील हुआ कि मीन्स आगे फ्यूचर है, जितनी हौसला, मतलब जब तक गवर्नर सर जैसे लोग हैं पाकिस्तान में, गवर्नर ने फिर आपको कोई सपोर्ट किया, आपको फाइनेंशियली कोई हेल्प किया गवर्नर ने आपको? जी जी, उन्होंने फाइनेंशियली हेल्प किया, और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि इंटरनेशनल जिनके लिए निम्रा क्वालिफाई कर रहे हैं, इंशाल्लाह जब भी वो इवेंट्स होंगे, स्पॉन्सरशिप रिक्वायर्ड होगी, निम्रा की हेल्प करेंगे। ठीक है, अच्छा निम्रा, हम आपसे भी बात करेंगे, आप भी कुछ बोले, और साथ साथ ये बताएं कि जो आपके बहन भाई हैं, वो क्या वो अभी सारे बॉक्सिंग को परस्यू करें? हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक आपके एक भाई ने बॉक्सिंग करना छोड़ दी है, आपने भी एक फाइट नहीं की थी फाइनेंसेस ना होने की वजह से, इस हवाले से भी बताएं। जी अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह हम 6 बॉक्सिंग की ट्रेनिंग स्टार्ट कर, बीच में ये हो गया था कि मेरा भाई और एक बहन थोड़े से मायूस हो गए थे, तो उन्होंने जो है वो बॉक्सिंग की ट्रेनिंग छोड़ दी थी। लेकिन उसके बाद उन्होंने, जब मेरे भाई ने फिर हमें देखा कि नहीं मेरी बहनें मायूस नहीं हुई हैं, मतलब जो भी कंडीशन है उसके बावजूद वो ट्रेनिंग कर रही हैं, तो उसने भी फिर स्टार्ट कर दी, क्योंकि जो यहाँ के मतलब यहाँ पे हमारे साथ जो कुछ नाइंसाफियां हुई उसकी वजह से वो थोड़ा मायूस हो गया था। नहीं, ये नाइंसाफियां खैर हमारे कल्चर का हिस्सा है, लेकिन आप इन सब नाइंसाफियों के बैरियर्स को तोड़ते हुए आगे जा रही हैं। एशिया नंबर 7, वर्ल्ड नंबर 14 और अपनी कैटेगरी में नेशनली अनडिफीटेड, मतलब इससे बढ़ के और क्या होगा? टारगेट्स क्या है आपके नंबर? आगे क्या देख रही हैं? किसके साथ खेलना है? कहां तक जाना है? जी मैं तो वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहती हूँ, और वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए अभी मुझे काफी ज्यादा जो है काफी टाइटल हासिल करने पड़ेंगे, और उसके बाद ही मैं वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहती हूँ। कौन कौन से टाइटल्स हैं अगर हम पाकिस्तान का जो है बात करें इसकी? जैसे वुमेन इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का जो टाइटल है आलिफिल में, उसके लिए क्वालिफाई कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह अभी मैं पीबीसी का टाइटल, मेरी फाइट 1 जनवरी को थी, लेकिन मेरे अपोनेंट को जो है हाथ में लग गया, तो वो इंजरी हो गई, कोयटा की वो लड़की थी हजारेवाल, तो इस वजह से फाइट जो है वो डिले हो गई। तो इस टूर्नामेंट के बाद इंशाल्लाह मेरा नेक्स्ट टारगेट जो होगा वुमेन इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का टाइटल होगा, और ये जो मैं खेलने वाली हूँ ये पीबीसी का टाइटल है। सही हो गया। अच्छा, आप लोगों ने बताया कि अभी आपकी गवर्नर से भी मुलाकात हुई और साथ साथ बॉक्सर आमिर खान से भी हुई। उनसे, क्योंकि वो चूंकि पाकिस्तान में एक अकेडमी भी बॉक्सिंग के हवाले से रन करें, उनसे कोई हेल्प आपकी या उन्होंने आपको कोई गाइड किया हो, कोई टिप्स दी हो? गवर्नर सर से मुलाकात हुई थी, और गवर्नर सर ने जो है निम्रा को इनाम भी दिया और हौसला अफजाई की, अप्रिशिएट किया। इमरान खान सर से अभी आमिर खान अपने का उनसे अभी तक मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन रिसेंटली वो गवर्नर हाउस में एक इवेंट करवा रहे थे, उसमें स्लॉट निम्रा को नहीं मिल सका, पर फाइट कार्ड के लिए निम्रा की पिक चली गई थी। इंशाल्लाह हो सकता है इन फ्यूचर वो टूर्नामेंट, वो भी जो है बॉक्सिंग को बहुत प्रमोट कर रहे हैं पाकिस्तान में, तो हो सकता है पहले जो इसलिए कराची में पाकिस्तान में जो करा रहे थे उसमें भी तो सिलेक्ट हुई थी ना, वो भी तो बता दो ना। 2 साल पहले खान हमें जानता है अच्छी तरह, मगर मुलाकात नहीं हुई। अच्छा, अगला सवाल मेरा निसार साहब आपसे है, चूंकि आप अपनी बच्चियों के कोच भी हैं, खुद भी आपने बॉक्सिंग की है, बहुत सारी बच्चियां जिनको आप जैसे वालिद नहीं मिलते, लेकिन वो खुद बड़ी टैलेंटेड होती हैं, यानी कि वो खेल सकती हैं, वो खेलना चाहती भी हैं, लेकिन आप जैसे कोचेस उनको नहीं मिलते। आप क्या गाइडलाइन देंगे बीइंग कोच, बीइंग फादर उन बच्चियों को? कह रहे दूसरी बच्चियों को आप क्या गाइडलाइन देंगे, क्या मैसेज देंगे पेरेंट्स को उनको? मैं तो देखो यानी है ना बाबा, अभी जदीद दौर है टेक्निकल, तो क्या बोलूं, इनको थोड़ा आज़ादी दो यार, तो इनको आज़ाद, तो ये अल्लाह हमारी इज्जतें कायम रखेंगी, ये इंशाल्लाह, हमारी कोई खौफ की बात नहीं है, क्योंकि ये अब जदीद दौर के साथ चलना है ना, पहले जैसा दौर था अभी,
तो इन बच्चियों को और स्पोर्ट में तो ये अब मैं अल्लाह के हुक्म से फखर से बोलता हूँ, ये हर चीज का मुकाबला कर सकते हैं। जिंदगी में कितने भी तूफान आए ना, ये इंशाल्लाह उनका डट के स्पोर्ट इंसान को जो है ना जिंदा कर देता है, इंसान को पावर दे देता है। तो मेरी तो सबसे यही है कि खाली बॉक्सिंग नहीं, कोई भी स्पोर्ट में बच्चियों को छोड़ोगे तो वो तंदुरुस्त रहेगी, वो कहीं पे भी वो जो है ना, जो है किसी भी इम्तिहान में वो आगे आगे होंगी। आपके ख्यालात जो है ना, आपके अल्फाज, आपके ख्यालात बड़े कीमती और बड़े जरूरी रहती थी। तो लड़कियां और जी निसार साहब, मेरा आप वैसे बात कर ही रहे हैं, निम्रा आप भी या बख्तावर आप भी या अपने वालिद से भी आप कुछ कहना चाहे आप, इफ समबडी इज वाचिंग यू, जो कि अथॉरिटी है, जो कि आपको हेल्प आउट कर सकते हैं, और लोग तो आपको देख ही रहे हैं, पाकिस्तानी कौम तो आपको देख ही रही है, दैट्स व्हाई यू है, कुछ भी आप कहना चाहें, फ्लोर इज योर्स। निसार साहब, आप अगर पहले कहते हैं देन बच्चियां कहते हैं। बाबा कुछ भी कहें, जैसे इन फ्यूचर कोई भी बात करें, जैसे फ्यूचर में अपनी मुश्किलात को लेकर, अपने चैलेंजेस को लेकर, अपनी परेशानियों को लेकर। माशाल्लाह अभी जो है तो बहुत काम हो रहा है, हम बॉक्सिंग में जो देख रहे हैं माशाल्लाह अभी बहुत काम हो रहा है, वफाक में भी, सुबह में भी, हर जगह अभी हम बॉक्सिंग में। अब ये मेरी बेटी जो है इंशाल्लाह ओलंपिक का इरादा है। अब ये इनको हर कोई जानता है। एशिया फेडरेशन है, उसने पहले ही ऐलान किया था, एक इसके लिए एक मानूर के लिए, कि अभी जो एशिया चैंपियनशिप होगी उसमें ये दोनों हिस्सा लेगी। और जो मेरी बेटी आसिया है, वो घर में माशाल्लाह, उसको तो अल्लाह ने खुदादात एक पंच में ताकत होता है ना, एक कुदरती एक पावर होता है, उसको अल्लाह ने दिया, तो उसने छोड़ दी थी क्योंकि लड़कियां उससे किनारा, अब उससे कोई फाइट आप निसार साहब, आप एक यू आर सच अ प्राउड फादर, और हम बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शन होता है हमारा, लेकिन आपसे हमारा इंटरेक्शन बहुत ही अच्छा हुआ है और बहुत अच्छा हमें लग रहा है। हम अपील करते हैं कि आपको जितना सपोर्ट किया जाए फेडरेशन की जानिब से, या अथॉरिटीज़ या कॉर्पोरेट सेक्टर भी आके इनको सपोर्ट कर सकता है, इनको स्पॉन्सर कर सकता है फॉर द गेम। वेरी वेल डन नम्रा, द चैंपियन, बख्तावर और निसार साहब और आपके दीगर बच्चे भी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आप बैक टू एक्सप्रेस। इससे पहले कि हम प्रोग्राम खत्म करें, हम मोहम्मद रिजवान को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देना चाहते हैं, जिन्होंने पीसीबी अवार्ड्स का मेला कल लूट लिया। उन्हें सबसे कीमती खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया, जो रैंकिंग थी कैलेंडर ईयर के अंदर। और इसके अलावा हम अगर हसन अली की बात करें तो साल का बेहतरीन टेस्ट क्रिकेटर उन्हें करार दिया गया। मोहम्मद रिजवान साल के बेहतरीन T20 बल्लेबाज का एजाज़ जीतने में भी कामयाब रहे। शाहीन शाह आफरीदी भी किसी से पीछे नहीं रहे, उनको भी अवार्ड दिया गया। और उनका जो स्पेल था उसको साल की बेहतरीन कारकर्दगी जो उन्हें इंडिया के खिलाफ किया था उसको करार दिया गया। सो हमारी तमाम तर मुबारकबाद मोहम्मद वसीम जूनियर, दीगर जितने भी प्लेयर्स हैं जिनको अवार्ड्स मिले हैं उनके लिए हैं। वी हैव ऑल दीज एसेट्स नाउ एंड वी बिलीव आने वाले वक्त में वी गोना हैव अ रियल स्ट्रांग क्रिकेट टीम इंशाल्लाह। कांग्रेचुलेशंस हमारे प्लेयर्स और हमारे हीरोज को भी। हम आपसे इजाजत लेंगे, आपसे हमारी मुलाकात होगी पीर के रोज, लेकिन कल पर हमारा बेस्ट ऑफ चलेगा। आपने देखना ही बोला। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।